जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन प्राप्त करते हैं। आवास सारणी में सभी धातु जितना है सब बाईं ओर स्थित है और यह बीच में स्थित रहेगा। देख लीजिएगा, उप धातु के बाईं ओर या बीच में। आवास सारणी में जो तत्व बिंदु के एकदम बाईं ओर है वो धातु का गुण सबसे अच्छा पाया जाता है। प्राचीन काल में सिर्फ 8 धातु ही थे ज्ञात थे, जो कार्बन, सोना, चांदी, टीन, सीसा, लोहा, पारा, एंटीमनी, यही धातु प्राप्त था प्राचीन काल में। कार्बन का नाम नहीं कहा, सोना, चांदी, टीन, कार्बन अति कॉपर का नाम नहीं है। 8 धातु में कॉपर नहीं आता ना। कार्बन है, सोना है, चांदी है, टीन है, सीसा है, लोहा, पारा, एंटीमनी कहाँ आया। इस 8 धातु को प्रागैतिहासिक धातु कहते हैं। गुण देखिए, भौतिक गुण देखा जाए धातु आघात वर्धन होता है, हथौड़े से पीट करके चादर बना सकते हैं, पतला चादर। सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्धन माना जाता है। धातु तन होता है टक्टाइल, लेकिन सभी धातु एक जैसा तन भी नहीं होते हैं। 100 मिलीग्राम चांदी लीजिएगा, जब 100 से 100 का मिलीग्राम दुगुना का 100 गुना 200 मीटर है मिलीग्राम, ग्राम से होता है मीटर में लंबा तार बनाता है, चांदी से कहेगा तब। सभी धातु चमकीले होते हैं, धातु चमक कहते हैं, मेटलिक लेक्चर कहते हैं। धातु का घनत्व ऊंचा होता है, उष्मा विद्युत का कुचालक होता है। सबसे अच्छा उष्मा विद्युत का सुचालक चांदी है। चांदी शीशा की उष्मीय विद्युत चालकता सबसे कम माना जाता है। शीशा के क्या होता है, उष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम है। गुण देखा जाए, गुण धातु जितना है अधातु से अभिक्रिया करके, धातु विभिन्न अधातु से अभिक्रिया करके, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर है ना, से प्रतिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। चाहे धातु मिलता है यौगिक बनाता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है, जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, जो सीजियम है। सीजियम अभिक्रियाशील ज़्यादा है, इसलिए धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेता है। जो अभिक्रियाशील है तो जल्दी अभिक्रिया करता है, जबकि कम अभिक्रियाशील धातु जो होता है जल या भाप के साथ गर्म करने पर अभिक्रियाशील बनता है। धातु में अम्ल और क्षार से अभिक्रिया, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके भी करती है धातु। सोडियम के बारे में देखते हैं। सोडियम 11 22 होता है, 11 23 है ना। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अत्यंत ही क्रियाशील तत्व माना जाता है सोडियम। सोडियम जो है क्रियाशील तत्व है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। मिट्टी के तेल में रखता है, इसलिए अत्यंत क्रियाशील करता है। इसलिए क्रियाशील अधिक होने के कारण मिट्टी के तेल में रखते हैं। मुक्त अवस्था में नहीं पाता। मुक्त करने मतलब कि केवल सोडियम ही नहीं मिलता, सोडियम के कई रूप है। संयुक्त अवस्था में मिलता है। संयुक्त अवस्था में पर्याप्त मात्रा में क्लोराइड के रूप में मिलेगा, कार्बोनेट के रूप में मिलेगा। क्लोराइड है और नाइट्रेट है। नाइट्रेट, कार्बोनेट, बोरेट, सल्फेट के रूप में मिलेगा। पूछेगा सोडियम किस किस रूप में मिलता है। क्लोराइड के रूप में भी, क्लोराइड भी एक प्रकार का सोडियम है जो संयुक्त अवस्था में रहता है, मुक्त अवस्था में नहीं। नाइट्रेट, कार्बोनेट, बोरेट, सल्फेट के रूप में मिलता है। सोडियम धातु का निष्कर्षण देखा जाए, सोडियम धातु का निष्कर्षण कास्टनर विधि से होता है। किस विधि से? कास्टनर विधि से होता है, विधि द्वारा होता है। पूछे सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, तो कास्टनर विधि से निष्कर्षण होता है। तो कैसे कास्टनर विधि में क्या होता है, द्रव सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैद्युत अपघटन से किया जाता है। वैद्युत अपघटन मतलब कि जिसमें अम्ल प्रवाहित होता है, करंट प्रवाहित किया जा सकता है। वैसा अम्ल जिससे करंट प्रवाहित होता है उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। वही द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैद्युत अपघटन होता है, द्रव रहता है। यही द्रव सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो द्रव है, यही द्रव सोडियम है। कास्टनर विधि से द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैद्युत अपघटन रहता है, इसी से निष्कर्षण किया जाता है। कास्टनर विधि का तब सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन डाउन विधि का तो डाउन विधि से पिघले हुए सोडियम क्लोराइड रहता है। क्या रहता है, ये भी द्रव रहता है। डाउन विधि से सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से सोडियम धातु के बड़े पैमाने पर प्राप्त करता है। कुछ यहाँ सवाल उठेगा, सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे करता है, कास्टनर विधि। कास्टनर विधि में कौन सा नियम अपना करके, तो द्रव सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैद्युत अपघटन से किया जाता है। और डाउन विधि कहेगा तो इसमें डाउन विधि में होता है, ये भी द्रव या पिघले हुए सोडियम क्लोराइड, यहूँ सोडियम है। तो सोडियम इसलिए है कि सोडियम का निष्कर्षण हो रहा है। हाइड्रोक्साइड की जगह पर क्लोराइड मिल जाएगा, क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से किया जाता है। सोडियम धातु गुण चांदी के समान सफेद होता है धातु, है ना। चांदी के समान सफेद धातु होता है ना। ये मुलायम भी है, चाकू से काटा जा सकता है आसानी से। अपेक्षित घनत्व 597 होता है। पूछेगा सोडियम धातु का अपेक्षित घनत्व कितना है, अपेक्षित घनत्व महत्वपूर्ण है, पूछेगा, है ना। अपेक्षित घनत्व है 0.97 होता है।
सोडियम का आपसी घनत्व 597 होता है और पानी से हल्का होने के कारण ये पानी में तैरता है ना, इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये विद्युत का सुचालक है। कुचालक है, सुचालक इसलिए धातु कहलाता है। धातु है तो सुचालक होगा। सोने धातु बेंजीन और ईथर में विलय है। पूछेगा सोने धातु किस चीज में घुल जाता है? बेंजीन में, ईथर में घुल जाता है। सोडियम के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण लुसेंट क्या है? साधारण ताप पर शुष्क हवा से, जब साधारण ताप रहेगा ना, शुष्क हवा से या शुष्क ऑक्सीजन से कोई प्रभाव न पड़ता है। ऐसे शुष्क हवा रहेगा या शुष्क ऑक्सीजन रहेगा, कोई प्रभाव न पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा नमी मिलने पर अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन आर्द्र हवा, वही नमी मिलने पर आर्द्र हवा पड़ते ही सोडियम का सतह मलिन पड़ने लगता है। मलिन पड़ते लगता है, इसी कारण है ना, क्यों मलिन पड़ता है? कारण है कि सोडियम पर, किस पर? सोडियम पर सोडियम ऑक्साइड Na2 का परत जमा जाता है। और यही Na2, Na से सोडियम और Na2 से सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की परत जम जाता है, इस कारण मलिन पड़ जाता है। पूछेगा सोडियम की शुष्क हवा से अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है? लेकिन आर्द्र हवा से करता है कि नहीं करता है? करता है तो क्या बनाता है? मलिन। ये मलिन पड़ता है, क्यों पड़ता है? आर्द्र हवा में सोडियम ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण यह मलिन पड़ जाता है। सोडियम ऑक्साइड फिर जल के साथ अभिक्रिया करता है। अरे सोडियम ऑक्साइड है तो मलिन पर कैसे पड़ता है? वायुमंडल में जलवाष्प है, यही जलवाष्प से अभिक्रिया करता है कौन? सोडियम ऑक्साइड। यही दोनों मिलकर मलिन पड़ बनाता है, उसका नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण करता है। पूछेगा सोडियम और ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही है मलिन। सोडियम हाइड्रोक्साइड है मलिन, NaOH। यही सोडियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 से अभिक्रिया करेगा ना, CO2 से, तो CO2 जब सोडियम ऑक्साइड जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यही सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जब CO2 से अभिक्रिया करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो सोडियम कार्बोनेट बनाता है। कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड से हो जाएगा कार्बोनेट, Na2CO2। यही सोडियम कार्बोनेट जल में बाहरी सतह पर जलने लगता है, इसलिए किरासन के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम के बारे में देखें हम लोग। सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये क्या लिखा है? सोडियम है ना, जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जल से भी अभिक्रिया करेगा सोडियम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम को हम लोग अगर क्लोरीन गैस के सामने जलाएंगे तो क्या होगा? क्लोरीन गैस के साथ जलाएंगे तो जलाने पर सोडियम तो है, इसलिए और क्लोरीन गैस के साथ जलाएगा तो क्लोराइड बना रहेगा, सोडियम क्लोराइड। CO2 के साथ जलाएंगे तो, जब CO2 के साथ जलाएंगे तो सोडियम के जला रहे तो सोडियम रहेगा, और CO2 है इसलिए कार्बोनेट बनाता है, कार्बोनेट नेट। देखिए CO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर CO2 के साथ जलाएगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। वही कह रहा है, CO2 के साथ भी जलाएगा सोडियम का तो कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? सोडामाइड बनेगा। पूछेगा जब सोडियम अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडामाइड। अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम कह रहा है तो सोडियम बनेगा, लेकिन एल्कासाइड और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, क्योंकि अल्कोहल में पानी रहता है, इसलिए एल्कासाइड के साथ सोडियम एल्कासाइड के साथ हाइड्रोजन गैस देगा। अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा। क्या करते हैं हम लोग? सोडियम के रासायनिक गुण, शुष्क अवस्था में से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आर्द्र हवा में मलिन पड़ जाता है। कारण मलिन पड़ने का कारण है कि उस पर सोडियम की सतह पर सोडियम ऑक्साइड Na2O की परत बन जाता है, इसलिए मलिन पड़ जाता है। यही सोडियम ऑक्साइड जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, क्योंकि सब में सोडियम है तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा करेगा, CO2 से अभिक्रिया करेगा, इसलिए किरासन तेल में रखते हैं। जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पर फिर जल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें भी सोडियम है, और जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लोरीन से साथ अभिक्रिया कर रहा तो जलने पर क्लोरीन के सामने जलाएगा सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ जलाएगा तो क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड। CO2 के साथ अभिक्रिया करता है सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अमोनिया के साथ सोडामाइड, अमोनिया के साथ सोडामाइड। अल्कोहल के साथ सोडियम एल्कासाइड हाइड्रोजन गैस देगा। अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देगा।
इसके जैविक देखा है, सोडियम के जैविक कौन कौन है? सोडियम के जैविक इस प्रकार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जल के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस भी देता है। और यही सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी सोडियम है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा जलवाष्प के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एच है तो हाइड्रोजन गैस देगा। वही सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं हम लोग, NaOH। तो ये सोडियम का रासायनिक गुण देख रहे हैं। साधारणतः पर शुष्क हवा और शुष्क ऑक्सीजन का इस पर कोई प्रभाव न पड़ता है, अभी देखें नहीं पड़ता है। आर्द्र हवा में सोडियम की सतह कैसा हो जाता है? मलिन पड़ जाता है, मलिन, आर्द्र हवा में मलिन पड़ जाता है, क्योंकि उस पर सोडियम के ऑक्साइड Na2 पर बन जाता है ना, सोडियम पर, सोडियम के ऑक्साइड Na2 की सतह पर जम जाता है। यही जो जलवायु से संयोग करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु से अभिक्रिया करेगा तो CO2 से, वायु में CO2 से संयोग करेगा, दोनों बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बनाएगा। यही कारण है कि सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और क्लोरीन के साथ बनाएगा तो क्लोराइड, सोडियम था ही है, क्लोराइड बनाएगा। और CO2 गैस से अभिक्रिया करेगा तो कार्बोनेट बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अमोनिया के साथ बनाएगा तो सोडामाइड, और एल्कोहल के साथ बनाएगा तो सोडियम एल्कासाइड। और हाइड्रोजन गैस भी देता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा सोडियम तो लवण बनाता है, लवण, और हाइड्रोजन गैस देता है। उसी का यौगिक है सोडियम का उपयोग। सोडियम का उपयोग कहाँ है? तो सोडियम का उपयोग देखते हैं, है ना, बहुत सारा चीज़ में होता है। अवकारक रूप में होता है, अवकारक संश्लेषित प्रतिक्रिया में होता है, अवकारक संश्लेषित, है ना, सिंथेसिस रिएक्शन में। सोडियम लेड मिश्र धातु का उपयोग टेट्रा इथाइल लेड नामक अपस्फोटन रोधी यौगिक बनाने में। कहने मतलब है सोडियम लेड मिश्र धातु, सोडियम लेड क्या है? ये भी एक सोडियम का ही भाग है, सोडियम का ही यौगिक है, सोडियम लेड जो मिश्र धातु है। इसका उपयोग कहाँ होता है? सोडियम लेड मिश्र धातु का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग टेट्राइथाइल लेड है तो लेड बनाकर, लेकिन टेट्राइथाइल लेड नामक अपस्फोटन रोधी है। अपस्फोटन रोधी यही यौगिक बनाने में काम आता है। पूछेगा सोडियम लेड क्या है? एक मिश्र धातु है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं सोडियम लेड का? तो अपस्फोटन रोधी बनाने में आता है। अपस्फोटन कैसा अपस्फोटन रोधी? तो टेट्राइथाइल लेड नाम इसका, है ना, अपस्फोटन क्या है? टेट्राइथाइल लेड क्या है? सोडियम से लेड से लेड बनेगा, लेकिन सोडियम की जगह पर टेट्राइथाइल लेड आ जाएगा, जो आपको अपस्फोटन रोधी नाम है। टेट्राइथाइल लेड क्या है? अपस्फोटन रोधी है। किससे बनता है? सोडियम लेड से बनता है, मिश्र धातु से। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक उत्पन्न करने में। द्रव वाला जो सोडियम रहता है, द्रव रूप में रहता है, उसको नाभिकीय, है ना, रिएक्टर में होता है उपयोग। क्यों होता है? ठंडा उत्पन्न करने में। द्रव वाला सोडियम क्या करता है? द्रव वाला सोडियम कहाँ प्रयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टर में होता है। क्यों? नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक उत्पन्न करने में काम आता है द्रव वाला सोडियम। सोडियम के यौगिक देखिए, यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो जल से अभिक्रिया किया कर रहा था, तभी भी देखें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में गैस भी देता है। वही सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछा क्या तो क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया, और H10H2। यहाँ से सवाल बनता है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 होता है, Na2CO3 10H2। इसमें सोडियम कार्बोनेट के फार्मूला में Na2CO3 10H2 में जल का कितने अणु होता है? तो जल का 10 अणु होता है, 10। जल में रहने कारण इसलिए Na2CO3 को धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को धोने सोडा भी, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, है ना। वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर, यही वॉशिंग सोडा को बड़े पैमाने पर, वही वॉशिंग सोडा को बड़े पैमाने पर उत्पादन लेब्लांक विधि से, साल्वे विधि से, लेक्लात विधि और साल्वे विधि कहने का मतलब यहाँ होता है साल्वे विधि में बड़ी प्रकार का विधि आता है, जैसे अमोनिया सोडा विधि। अमोनिया सोडा विधि जो होता है अमोनिया सोडा विधि से, इसी को कहा जाता है अमोनिया सोडा विधि को साल्वे विधि कहते हैं। तथा विद्युत में करंट वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। पूछेगा वॉशिंग सोडा का उत्पादन कैसे होता है? लेब्लांक विधि से पहला। साल्वे विधि मतलब यहाँ अमोनिया सोडा विधि, वैद्युत विधि द्वारा आपको वॉशिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, इसी का उपयोग, है ना, Na2CO3 10H2, उसी का उपयोग जल का खरापन दूर करने में किया जाता है। जल का जो खरापन रहता है इसको भी दूर करने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ होता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग
जल का खरापन दूर करने में, पेट्रोल को शुद्ध करने में भी आता है, प्रयोगशाला में जब भी कभी काम आता है, प्रतिकारक रूप में भी काम आता है धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट का। तो शीशा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा भी आदि के उत्पादन में आता है। सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं कास्टिक सोडा भी, है ना। क्या कहते हैं उत्पादन में, वाशिंग सोडा का जली विलयन क्षारीय होता है। वाशिंग सोडा जो होता है, वाशिंग सोडा धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O धोने का सोडा वाशिंग सोडा। इसका जली विलयन कैसा होता है, वही कह रहा है, वाशिंग सोडा का जली विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्रिस्टलीय अवस्था में वाशिंग सोडा में क्रिस्टल जल होता है। जब क्रिस्टलीय अवस्था रहेगा उस समय वाशिंग सोडा में, यही वाशिंग सोडा जब इसी में जब क्रिस्टलीय अवस्था रहेगा तब वाशिंग सोडा में क्या रहता है, इसी वाशिंग सोडा में क्या रहता है, क्रिस्टल जल रहता है। कब, जब क्रिस्टलीय अवस्था रहेगा तब क्रिस्टलन जल पाया जाता है। वाशिंग सोडा में अपमार्जक का गुण होता है। तो क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, धोने वाला सोडा वाशिंग सोडा भी कहते हैं। यह बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। वाशिंग सोडा बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है लेब्लांक विधि से। और कोई विधि है, लेब्लांक विधि 1, दूसरा विधि सॉलिड विधि। सॉलिड विधि में कौन कौन आता है, अमोनिया सोडा विधि कहते हैं इसको सॉलिड विधि। वैद्युत अपघटन वैद्युत विधि द्वारा भी होता है ना। इसका प्रयोग जल का खरापन दूर करने में आता है, जल को खरापन दूर करना में इसी का प्रयोग आता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी आता है ना। प्रतिकारक प्रयोगशाला में प्रतिकारक रूप में शीशा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा के आदि के उत्पादन में काम आता है। वाशिंग सोडा का जली विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। और क्रिस्टलीय अवस्था में वाशिंग सोडा में क्रिस्टल जल होता है। जब क्रिस्टलीय अवस्था में रहेगा तब क्रिस्टलन जल होता है। अपमार्जक का गुण पाया जाता है वाशिंग सोडा में। सोडियम बाइकार्बोनेट देखते हैं हम लोग, जो खाने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा कहते हैं इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका सूत्र पूछेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसमें था आपको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 था, Na2CO3 10H2O। ये भी Na है लेकिन Na2 नहीं, Na और CO3 है, बीच में चाचा था, NaHCO3 को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। आटा में खाने वाला सोडा मिलाने पर बनी रोटी अच्छी तरह फूल जाता है। जब आटा में खाने वाला सोडा मिलाते हैं, यही खाने वाला सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो रोटी अच्छी तरह फूल जाएगा क्योंकि अंदर CO2 बनाता है। क्योंकि इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकलती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग औषधि के रूप में होता है। पेट की अम्लता दूर करने में भी आता काम, है ना। पेट की अम्लता को दूर करने में, जिसको कहते हैं पेट की अम्लता को दूर करने को अंग्रेजी में एसिडिटी के रूप में। बेकिंग पाउडर के रूप में भी होता है। बेकिंग पाउडर की बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, बस बाइकार्बोनेट बस बेकिंग पाउडर बनाने में। अग्निशामक यंत्र जो होता है उसमें भी आपको बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, दूसरा नाम बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। आटा में मिलाने पर रोटी अच्छी तरह फूल जाता है ना, क्योंकि उसमें CO2 गैस निकलती है। औषधि के रूप में होता है, पेट की अम्लता को दूर करने में भी काम आता है ना। बेकिंग पाउडर के रूप में भी बनाने में काम आता है। अग्निशामक यंत्र उसमें भी काम आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, इसमें पानी का कोई अंश नहीं। पेस्ट्री और केक बनाने में भी काम आता है। पेस्ट्री और केक बनता है उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ग्लोबल साल्ट क्या है, ग्लोबल साल्ट, तो ग्लोबल साल्ट का काम है सोडियम सल्फेट, इसका Na2SO4 10H2 को ग्लोबल साल्ट कहते हैं। पूछेगा ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला बताइए, तो सोडियम सल्फेट को बोलते हैं, सोडियम सल्फेट को बोलते हैं। और सल्फेट है तो SO4 होकर करेगा, इसलिए Na2SO4 है। सोडियम सल्फेट पानी के 10 अंश है ना, इसका इतना। सोडियम कार्बोनेट कैसे है, Na2CO3 10H2O पानी है। उसी तरह से एकरो में है Na2, एकरो में है, ओका में CO3 है, एकरा में देखिए दोनों का फॉर्मूला क्या है, Na2 है, Na2 है, एकरा में SO4 है, एकरा में CO3 है। बस पानी का उतना ही आंसर 10, इसमें भी पानी का आंसर उतना ही 10 10H2O। तो बोलते सोडियम सल्फेट 10H2O को ही ग्लोबल साल्ट बोला जाता है, ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से तैयार किया जाता है। कहने मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों एक पर सोडियम हाइड्रोक्साइड रहे, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहे, हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट रहे, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट रहे। अगर इस पर आप सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को अभिक्रिया करा दीजिएगा, कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल,
तो बनेगा ग्लोबल साल्ट। कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा ग्लोबल साल्ट। अगर यही सल्फ्यूरिक अम्ल को कार्बोनेट से बनाते हैं तो ग्लोबल साल्ट, यही सल्फ्यूरिक को अगर हाइड्रोक्साइड से भी क्या करेंगे तो ग्लोबल साल्ट बनेगा। वही करा यह सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। हाइड्रोक्साइड भी सोडियम छुपा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट से प्रक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल तो बनेगा ग्लोबल साल्ट तैयार किया जाता है। यह एक रंगहीन रवादार ठोस पदार्थ है। इसके अणु में र जल के 10 अणु पे 10 अणु है। इसका उपयोग शीशा बनाने में, कागज बनाने में, दवा बनाने में सोडियम सल्फाइड के निर्माण में आता है। तो क्या कहता है कि इसमें सोडियम सल्फाइड के बनाने में ग्लोबल साल्ट का सूत्र होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2 पानी के 10 अणु, इसी को बोला जाता है ग्लोबल साल्ट। हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से करता है तो ग्लोबल साल्ट बन जाता है। यह रंगहीन होता है ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल साल्ट कैसा होता है, रंगहीन होता है, रवादार ठोस पदार्थ है, ठोस भी है, ठीक ना। कैसा है, ठोस है, ठोस पदार्थ है। एक अणु में रवा का जल अणु है, 10 अणु उपस्थित रहता है। शीशा बनाने में, कागज बनाने में, दवा बनाने में, शीशा कागज दवाई सोडियम सल्फाइड बनाने में आता है ग्लोबल साल्ट का प्रयोग। सोडियम क्लोराइड के बारे में देखते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है इसका सूत्र NaCl, साधारण नमक कहते हैं या कॉमन साल्ट बोलते हैं। यह समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक उत्पादन होता है। समुद्र जल में वाष्पीकरण प्रक्रिया से बनता है नमक उत्पादन। सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ है ना, इसको सोडियम क्लोराइड को नमक है बर्फ में डाल दीजिएगा तो हिम मिश्रण बना जाता है। हिम मिश्रण कब बनाते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर के बनाते हैं, क्योंकि सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड को बर्फ डालिएगा तो धीरे धीरे गलता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड को नमक को बर्फ में मिलाया जाता है। वही का बर्फ के साथ मिलाने में हिम मिश्रण बनता है। सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग है, सही बात है। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% सोडियम क्लोराइड है। कहा समुद्री जल में के वाष्पीकरण से नमक बनता है, उसमें घुलनशील ठोस पदार्थ समुद्री जल में देखिएगा, उसमें जितना ठोस पदार्थ है नमक, उसमें नमक जो रहता है ठोस पदार्थ के रूप में रहता है वो 75% नमक रहता है। और नमकों में कौन सा नमक, सोडियम क्लोराइड रहता है। पूछेगा समुद्री जल में कितना नमक रहता है, 75%, इसलिए खराबन लगता है समुद्र का पानी। जब डिहाइड्रेशन के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। कोई आदमी को सुने कि है ना सोडियम डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब कि सोडियम क्लोराइड नमक की मात्रा कम गया उसका शरीर में। इसलिए नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है, इसलिए हवा को नमी को सोख लेने के कारण नमक चिपचिपा हो जाता है, गीला हो जाता है। इस कारण नमक में अशुद्धिक रूप में, इसका कारण क्यों है, क्योंकि अशुद्धिक रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की उपस्थिति है, इसलिए चिपचिपा हो जाता है। पूछेगा नमक को जब हवा में छोड़ देते हैं तो चिपचिपा होता है, किस कारण, तो अशुद्धि रहता है। वो अशुद्धि कौन रहता है नमक में, तो मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है। यही मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धिक रूप में नमक रहता है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की उपस्थिति है, जो कि प्रस्वेदी होता है। तो क्या कहते हैं हम लोग यही देखें, सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम NaCl है, साधारण नमक NaCl कॉमन साल्ट बोलते हैं या नमक भी बोलते हैं इसको। समुद्री जल के साथ अभिक्रिया वाष्पीकरण विधि से बनता है, बर्फ के साथ मिलाया जाता है ताकि हिम मिश्रण हो सके, धीरे धीरे पिघल सके बर्फ। सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग माना जाता है। बिना सोडियम क्लोराइड के बिना नमक के हम लोग कोई खाना नहीं खाते हैं। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस जितना है, समुद्र में जितना ठोस पदार्थ घुला है उसका 75% तो नमक है जी। डिहाइड्रेशन के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड का ही कमी हो जाता है। नमक को खुली हवा में छोड़ दीजिएगा तो जाहिर सी बात है छोड़ देने पर हवा से नमक का करता नमी को सोख लेता है और सोख करके अशुद्धिक रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का MgCl2 उपस्थित होता है, जो कि प्रस्वेदी है। यही प्रस्वेदी कहलाता है। नमक में पूछेगा अशुद्धिक रूप में प्रस्वेदी क्या रहता है, प्रस्वेदी MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 रहता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का यूज कहाँ कहाँ होता है, नमक वाला वॉशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में नहीं, सोडियम परऑक्साइड का प्रयोग होता है। देख लीजिएगा वॉशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर में काम आता है, पता नहीं। अब चलते हम लोग सोडियम परऑक्साइड है ना, हॉस्पिटल में काम आता है सोडियम परऑक्साइड। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। कैसा होता है, थोड़ा सा हल्का होता है और पीला भी होता है। देखिए पीला, हल्का पीला होता है। कैसा है, पीला है लेकिन पूरा पीला नहीं, हल्का पीला रंग का चूर्ण होता है। पूछेगा सोडियम परऑक्साइड कैसा है, हल्का पीला रंग है। खुली हवा पर छोड़ देने पर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट के तह जम जाने के कारण यह सफ़ेद हो जाती है।
जब पीला रंग का होता है सोडियम पेरोक्साइड, लेकिन इसको खुली हवा में छोड़ दीजिएगा ना तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड की परत और कार्बन की परत जम जाता है, जिस कारण सोडियम पेरोक्साइड उजला हो जाता है, सफेद होता है। किसका? वही का खुली हवा पर छोड़ देने पर हाइड्रोक्साइड और किसका हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की तह जम जाता है। पूछेगा जब सोडियम पेरोक्साइड कैसा रंग का? पीला रंग का होता है, हल्का पीला। जब खुली हवा में छोड़ देंगे तो कैसा बन जाता है? तो किस चीज़ का परत बन जाता है? तो हाइड्रोक्साइड का परत और कार्बोनेट की परत। हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट की परत के जम जाने के कारण यह सफ़ेद होता है। ऐसा होता है, सफ़ेद होता है, ऐसे पीला रंग का होता है। सफ़ेद होने के कारण है हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की तह जम जाने के कारण सफ़ेद होता है। इसका उपयोग किसका? सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड की तह जमने के कारण हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में रंगाई के काम में भी आता है। ये महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बनाने में किसका प्रयोग? सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग होता है। किस चीज़ में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में। रंगाई के काम में भी आता है। प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में भी काम आता है सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग, है ना। रेशम, ऊन आदि के विरंजन में होता है। किसमें? रेशम एवं ऊन में विरंजन में काम आता है। सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग पनडुब्बी, जहाज, अस्पताल आदि के बंद हवा जहाँ रहता है शुद्ध करने में भी काम आता है। सोच लीजिए। तो क्या कहते हैं सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग? यह हल्का पीला रंग का होता है। खुली हवा पर छोड़ देने पर क्या बन जाता है? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की तह जम जाता है। यही दोनों मिलकर के क्या बनाता है ना, तह जमने का सफेद बनाता है सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग। कब बनाता है? उजला बनाता है इसको। इसका उपयोग कहाँ होता है? जब उजला बन जाता है सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट के परत पर जम जाने का उजला होता है सोडियम पेरोक्साइड। इसका उपयोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, रंगाई में, प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक रूप में, रेशम, ऊन आदि के विरंजन में काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग। सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग पनडुब्बी जहाज वहाँ पर भी, वहाँ अस्पताल जहाँ बंद हवा को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि हवा ले सके। सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं शुद्ध हवा करने में। हम लोग देख लिया। अब देखते हैं सोडियम नाइट्रेट है। ये पेरोक्साइड था, अब नाइट्रेट देखते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पीटर भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कुछ पूछेगा किसे चिली साल्ट पीटर कहा जाता है? चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है। किसको कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है। क्या कहते हैं? नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। चिली और पेरू में काफ़ी मात्रा में मिलता है। चिली साल्ट पीटर इसलिए कहते हैं, चिली एक देश है और चिली देश है और पेरू भी देश है। यहाँ पर ज़्यादा मिलने के कारण, चिली और पेरू में मिलने के कारण इसका नाम दे दिएगा चिली साल्ट पीटर। यह चिली और पेरू में काफ़ी मात्रा में मिलता है। इसका उपयोग खुद खाद्य के रूप में होता है तथा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। पूछेगा खाद्य के रूप में नाइट्रिक अम्ल बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर का हो या सोडियम नाइट्रेट का हो, सोडियम नाइट्रेट का हो या सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पीटर के है, खाद्य के रूप में नाइट्रिक अम्ल के रूप में आता है। अरे सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि चिली और पेरू एक देश है, दोनों जगह मिलने के कारण चिली साल्ट पीटर कहा गया। किस चीज़ में काम आता है? खाद्य और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में आता है चिली साल्ट पीटर का। अब चलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का अनुसूत्र होता है Na2SO2 Na2H2O3 H2O3 5H2O। एक में जल के 5 अणु है। कितना अणु? 5 अणु। पूछेगा सोडियम थायोसल्फेट का अनुसूत्र बताइए। तो अनुसूत्र Na2, सब में Na2 होता है, चाहे Na2H2O3 5H2O रहता है। हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा हाइपो का नाम से किसे जानते हैं? सोडियम थायोसल्फेट है, Na2SO2 5H2 है, इसको सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? हाइपो के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव और पॉजिटिव को अस्थायीकरण करने में होता है। पूछेगा फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करता है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जिसको हाइपो कहते हैं, इसका प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। क्यों करते हैं? तो निगेटिव और पॉजिटिव जो होता है फोटोग्राफी में क्या होता है? निगेटिव और पॉजिटिव, इसका अस्थायीकरण करने में आता है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का प्रयोग होता है। यह अनअपघातीय सिल्वर ब्रोमाइड को दूर कर देता है। अनअपघातीय जो रहता है सिल्वर ब्रोमाइड को दूर कर देता है। पूछेगा अनअपघातीय सिल्वर ब्रोमाइड को दूर करता है कौन? तो सोडियम थायोसल्फाइड, क्योंकि कैमरा में सिल्वर ब्रोमाइड रहता है, उसी को दूर कर देता है। अनअपघातीय सिल्वर ब्रोमाइड को दूर करता है। इसका उपयोग, इसका मैंने सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग प्रतिक्लोर के रूप में होता है। किस रूप में? प्रतिक्लोर के रूप में होता है। रूप में विरंजित वस्त्रों से क्लोरीन दूर करने में। पूछेगा
क्लोरीन को दूर करने में भी काम आता है। जब वस्त्र में प्रतिक्लोर के रूप में विरंजित वस्त्र से जब क्लोरीन दूर करने में वस्त्र में जब प्रतिक्लोर के रूप में काम आता है, जब क्लोरीन को दूर करते हैं तब। इसका उपयोग और है सिल्वर और गोल्ड, ये के निष्कासन में होता है। पूछेगा सोना चांदी के निष्कासन में काम आता है सोडियम थायोसल्फेट का। सोना चांदी के निष्कासन में सोडियम थायोसल्फेट का क्या कहते हैं कि हम लोग सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग, इसका अनुसूत्र Na2H2O3 5H2 है। H2O जल का 5 अणु है। हाइपो कहते हैं फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव को स्थायीकरण करने में होता है। अन्न अपघटीय सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको दूर करने में थायोसल्फेट का काम है। अन्न अपघटीय सिल्वर ब्रोमाइड को दूर करने में सोडियम थायोसल्फेट का काम है। इसका प्रयोग सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग कहाँ होता है? प्रतिक्लोर में होता है। प्रतिक्लोर के रूप में विरंजित वस्त्र जो रहता है, वही विरंजित ब्लेजिक वस्त्र जो रहता है, उसमें जो क्लोरीन दूर करने में आता है। क्लोरीन को जब दूर कर देता है, इसलिए सिल्वर और गोल्ड सोना चांदी के निष्कर्षण में भी काम आता है। किसका? सोडियम थायोसल्फेट काम आता है सोना चांदी के निष्कर्षण में भी। बोरेक्स या सुहागा क्या है? बोरेक्स या सुहागा है ना, बोरेक्स या सुहागा सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट। सोडियम है तो बोरेक्स या सुहागा जो है, यह भी देखा जाए बोरेक्स या सुहागा, तो इसको नाम है रासायनिक नाम सोडियम Na2 सोडियम टेट्राबोरेट के B4 कहते हैं। O7 से बोलते हैं डेका हाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट, टेट्राबोरेट और डेका हाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र बोरेक्स या सुहागा क्या है? Na2B4O7 10H2, जल के 10 अणु है इसमें। Na2 B4O7 10H2 सुहागा बोरेक्स कहते हैं। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस, कैसा? सफेद और क्रिस्टलीय ठोसे है, ठीक ना। जल में विलय है, जल में घुल जाता है भाई, ठीक ना। जल में घुल जाता है बोरेक्स का सुहागा जल में घुल जाता है। इसका उपयोग देखा जाए किसका? बोरेक्स का कांच, इनेमिल, साबुन, मोमबत्ती उद्योग में आता है। कांच, इनेमिल, साबुन, मोमबत्ती उद्योग में आता है। कागज व सिरेमिक की वस्तुओं पर ग्लेज करने में। कागज कभी देखिएगा कागज या सिरेमिक की वस्तु रहता है। जब कागज की वस्तु या सिरेमिक की वस्तु पर ग्लेज करने में। जल को मृदु करने में, देखिए जल को मृदु करने में चमड़ा उद्योग में भी काम आता है। जब चमड़ा उद्योग रहता है, उसमें खोल को साफ करने और चमड़े की रंगाई में काम आता है। क्या कहते हैं हम लोग, एक बार फिर से, बोरेक्स का सुहागा है ना, 4 है, क्या है? तार है, पता देख लीजिएगा। इसको रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट डेका हाइड्रेट नाम है। रासायनिक सूत्र हो गया Na2B4O7 10H2। इसी को बोरेक्स का सुहागा कहते हैं। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, कैसा? सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, जल में घुल जाता है। इसलिए बोरेक्स का उपयोग कहाँ होता है? कांच में, इनेमिल, साबुन और मोमबत्ती बनता है उद्योग। साबुन और मोमबत्ती का जो उद्योग जहाँ रहता है, वहाँ पर सोने या बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। कागज के या सिरेमिक की वस्तु पर ग्लेज करने में काम आता है। जल को मृदु करने में भी काम आता है, जल को मृदु करने में। और चमड़ा उद्योग में भी, चमड़ा का उद्योग जहाँ रहता है, उस उद्योग में खोल को साफ करने और चमड़े के रंगाई में भी काम आता है। अब रही जल के मृदु करने में काम, एक और है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2, धोने वाला सोडा कहते हैं। इसका उपयोग होता है जल का खारापन दूर करने में। जल में जब खारा हो जाता है पानी ज़्यादा, तो दूर करने में खारापन धोने वाला सोडा का प्रयोग करते हैं। यहाँ है मृदु मने, वही खारापन को दूर करने में भी काम आ जाएगा। जल को मृदु करने में यानी कि मीठा बनाने में बोरेक्स या सुहागा का प्रयोग करते हैं। बोरेक्स या सुहागा प्रयोग जल को मृदु बनाने में। चमड़ा उद्योग में खोल को साफ करने, चमड़े की रंगाई में भी काम आता है। अब चलते हैं हम लोग माइक्रोकॉस्मिक लवण। क्या है माइक्रोकॉस्मिक लवण? इसका रासायनिक नाम है सोडियम माइक्रोकॉस्मिक लवण है, तो सोडियम में है तो सोडियम से स्टार्ट होगा। माइक्रोकॉस्मिक लवण सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को माइक्रोकॉस्मिक लवण कहते हैं। सोडियम अमोनियम म से माइक्रोकॉस्मिक लवण, म से अमोनियम, हाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसी को सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को बोला जाता है माइक्रोकॉस्मिक लवण। केल्विन क्या है? केल्विन ClGN केल्विन सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट Na3PO3 का होल 6 है। Na3PO3 का होल 6 तो बोला जाता है Na3PO3 लेकिन Na3 तो है PO3 का होल 6 बोलना, होल 6 Na3PO3 का होल 6 को बोलते हैं केल्विन। तो केल्विन का रासायनिक सूत्र सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट है। हेक्सा माने 6, हेक्सा मेटा फॉस्फेट Na3PO3 का होल 6 को केल्विन कहा जाता है।
केल्विन का प्रयोग जल को कठोरता दूर करने में, जल में जो कठोरता है दूर करने में किया जाता है। जल की कठोरता दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं? केल्विन का। तो जल कठोरता दूर करने में 3 चीज़, जल को मृदु बनाने में बोरेक्स से सुहागा, और जल को खारापन को दूर करना है सोडियम कार्बोनेट। तो हम लोग देख रहे हैं केल्विन का भी प्रयोग है जल की कठोरता को दूर करने में काम आता है। जल की कठोरता दूर करने में केल्विन का प्रयोग होता है। केल्विन का प्रयोग जल की कठोरता दूर करने में। नेल्सन सेल क्या है? एक नेल्सन सेल होता है, सेल का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, नेल्सन सेल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कहाँ से बनता है? वही कहा नेल्सन सेल का उपयोग कहाँ होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो नेल्सन सेल से बनता है। दाहक सोडा भी बोलते, क्या बोलते हैं? मुझे लगता है कि छूट गया था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड छूट गया था, ठीक ना। अच्छा रिपीट मान लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH नाम है, कास्टिक सोडा सोडियम यहाँ ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक तो है, NaOH नाम है, कास्टिक सोडा कहते हैं इसको, या दाहक भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं? जो नेल्सन सेल से बनता है, नेल्सन सेल से बनता है, देखें NaOH रासायनिक नाम है, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, या दाहक भी बोलते हैं। कास्टिक या दाहक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में भी काम आता है। हालांकि बोरेक्स का सुहागा का प्रयोग देखिएगा साबुन और मोमबत्ती के उद्योग में काम आता है। साबुन और मोमबत्ती के उद्योग में बोरेक्स के सुहागा का प्रयोग साबुन और मोमबत्ती के उद्योग में ही है। यहाँ हम लोग देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है ना, इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ है? जिसको कास्टिक सोडा दाहक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, पेट्रोल को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, साबुन के उद्योग में बोरेक्स का प्रयोग सुहागा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, ये दाहक सोडा का प्रयोग करते हैं। कागज सूती कपड़ों में, जब सूती कपड़ा आता है उसमें चमक पैदा करना है, ये महत्वपूर्ण है, चमक पैदा करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रेशम के निर्माण में, कृत्रिम रेशम बनाना है उसमें भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। रंग या रेयन बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक रूप में सोडियम धातु के निर्माण में क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। रासायनिक नाम NaOH, कास्टिक सोडा दाहक सोडा कहते हैं, जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। पेट्रोल को शुद्ध करने में काम आता है, इसका प्रयोग होता है। साबुन बनाने में, कागज बनाने में भी काम आता है। सूती कपड़ा था उसमें चमक पैदा करने में। अब जब प्राकृतिक रेशम नहीं मिलता है उसको कृत्रिम रूप से रेशम बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करता है। रंग में रेयन बनाने में, रंग और रेयन बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक रूप में सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं। तो ही नेल्सन सेल से भी देखें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम के लवण बुनसेन ज्वालक की अप्रकाशमान शिखा को अस्थायी सुनहरा पीला रंग प्रदान करते हैं। सोडियम के लवण जो है ना, बुनसेन ज्वालक क्या है? एक अप्रकाशमान शिखा है। क्या है? बुनसेन ज्वालक की अप्रकाशमान शिखा को, अप्रकाशमान शिखा कहने का मतलब जहाँ प्रकाश नहीं गुजरता है वहाँ से को अस्थायी सुनहरा पीला रंग प्रदान करती है। तो कोहरा में प्रकाश नहीं गुजरता है, वही बुनसेन ज्वालक के रूप में सुनहरा पीला रंग देता है सोडियम के लवण। आयनन विभव न्यून होने के कारण सोडियम धातु बुनसेन ज्वालक के साथ सुनहरा रंग पीला देता है। पूछेगा सोडियम धातु का आयनन विभव कितना है? आयनन विभव देखा जाए विभव न्यून है, वो बहुत कम है, इसलिए सोडियम धातु जितना है बुनसेन ज्वालक में जल करके अब बुनसेन ज्वालक के साथ सुनहरा पीला रंग देता है कोहरा में जो दिखाई देता है। जहाँ से प्रकाश नहीं गुजरता वहाँ से भी बुनसेन ज्वालक के साथ पीला रंग प्रदान करता है सोडियम, जिससे आगे के आदमी को दिखाई देता है कि वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है। अब मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 दूनी 24 होता है। इसका देखा जाए मैग्नीशियम के तो पहला ग्रुप जो होता है क्षारीय धातु कहलाता है। कौन सा? क्षारीय धातु है। दूसरा कहलाता है क्षारीय मृदा धातु, यानी कि एल्कनी अर्थ मेटल। क्षारीय मृदा धातु में आता है मैग्नीशियम, जो यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम क्षारीय धातु में 12 दूनी 24 इसका परमाणु संख्या है। इसके साथ ग्रुप दूसरा के में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टैंटियम, बेरियम भी है। इधर बेरिलियम है पहला, इधर है बेरियम, फिर रेडियम आता है। तो यह है परमाणु संख्या मैग्नीशियम के 12 दूनी 24 होता है। मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम झरने में कहाँ मैग्नीशियम जो मिलता है किस रूप में मिलता है? सल्फेट के रूप में मिलता है। यहाँ पर ध्यान देने जो बात है ना, सल्फेट के रूप में मिलता है कहाँ? मैग्नीशियम के झरना में मिलता है, झरना में। और मैग्नीशियम
क्लोराइड के रूप में समुद्र में मिलता है। पूछेगा सल्फेट के रूप में कहाँ मिलता है? झरना में। और क्लोराइड के रूप में कहाँ मिलता है? क्लोराइड के रूप में, तो क्लोराइड के रूप में मिलता है आपको समुद्र जल में मिलता है। क्लोराइड के रूप में कहीं कहेगा तो समुद्र में मिलता है, ठीक ना। पौधे को हरा रंग देने वाले कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल है जो कि पौधों को हरा रंग देता है। और क्लोरोफिल जो है कार्बनिक यौगिक कहलाता है, कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफिल, जिसको कहते हैं हिंदी में पर्णहरित। इसमें मैग्नीशियम रहता है क्लोरोफिल में, जिसके कारण हरा रंग पता देता है। हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम मिलता है सल्फेट के रूप में झरना में, और क्लोराइड के रूप में कहाँ मिलता है मैग्नीशियम? समुद्र जल में मिलता है। और पौधे को हरा रंग कौन देता है? कार्बनिक यौगिक का नाम बताना है, क्लोरोफिल। इसमें भी क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, जिस कारण हरा रंग दिखाई देता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम रहता है। मैग्नीशियम का निष्कासन कैसे करते हैं? जैसे सोडियम का निष्कासन कर रहे थे कार्स्टनर विधि, है ना, उसी तरह से कार्स्टनर विधि से कर रहे थे सोडियम का निष्कासन। उसी प्रकार मैग्नीशियम का निष्कासन हम लोग कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। पूछेगा यहाँ से कि मैग्नीशियम का जो निष्कासन होता है किस विधि से होता है? तो कार्नालाइट विधि से होता है। कार्नालाइट जो है, कार्नालाइट इसका रासायनिक सूत्र बताइए। के से कार्नालाइट होता है, KCl MgCl2 6H2O रहता है, मतलब जल के 6 अणु रहता है। कहाँ? कार्नालाइट अयस्क में। तो कार्नालाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र KCl, क्लोरीन हो गया KCl, MgCl2 जल के 6 अणु। कार्नालाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम के निष्कर्षण में काम आता है कार्नालाइट। मैग्नीशियम के भौतिक गुण देखा जाए, भौतिक गुण क्या है? मैग्नीशियम सोडियम कैसे चांदी की तरह उजली होता है, सोडियम की तरह चांदी की तरह, है ना। मैग्नीशियम भी चांदी की तरह उजली है और चमकीली भी धातु है। सोडियम का हाल यही है, जो मैग्नीशियम का है या सोडियम का है, दोनों चांदी की तरह उजली और चमकीली धातु है। मुलायम है, नम है, प्रतन्य धातु है, अतः इसे आसानी से तार या फीते के रूप में प्राप्त कर सकता है। क्यों है कि मुलायम है, नम है, प्रतन्य धातु, इसलिए आसानी से क्या करते हैं हम लोग? आसानी से तार या फीता बना सकते हैं। इसका द्रवणांक, मैग्नीशियम का द्रवणांक, मैग्नीशियम का द्रवणांक हो गया 650 डिग्री पर द्रव अवस्था में आता है मैग्नीशियम। इसको आप द्रव रूप में लाना चाहते हैं, पिघला करके 650 डिग्री तापमान दे दीजिएगा तो द्रव अवस्था में आ जाता है 650 डिग्री। और क्वथनांक उबलने के लिए आपको 110 डिग्री चाहिए। क्वथनांक करना चाहिए 110 डिग्री। इसका अपेक्षित घनत्व 1.75 होता है। इस प्रकार देखते हैं 1.75। अभी भी हम लोग देखें मैग्नीशियम का घनत्व कितना है, तो अपेक्षित घनत्व 1.75 है, जबकि सोडियम का कितना था? 0.97 था। सोडियम का अपेक्षित घनत्व देखा जाए तो सोडियम का अपेक्षित घनत्व देख रहे थे हम लोग, है ना। सोडियम का अपेक्षित घनत्व कितना था? 0.97 था। तो हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो मैग्नीशियम का अपेक्षित घनत्व 1.75 माने 0.2 होता है। और द्रवणांक कितना होता है? 650 डिग्री द्रवणांक। क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक थोड़ा सा द्रवणांक से कम होता है, 110 डिग्री सी है। तो क्या देखें गुण देखें हम लोग? चांदी की तरह उजली चमकीली धातु है, मुलायम होता है, तन है, नम है, प्रतन है धातु है, आसानी से तार फीता के रूप में बना सकते हैं इसको। 650 डिग्री द्रवणांक है, क्वथनांक 110 डिग्री है, और अपेक्षित घनत्व 0.2 यानी कि 1.75 घनत्व है। मैग्नीशियम को देखें रासायनिक गुण देखते हैं। मैग्नीशियम के Mg होता है 12 दूनी 24। तो रासायनिक गुण देख रहे हैं हम लोग। मैग्नीशियम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन तनु अम्ल के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्षार से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है ना। अम्ल से प्रक्रिया करेगा तनु अम्ल तो हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन क्षार से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है मैग्नीशियम, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तनु अम्ल रहेगा तो हाइड्रोजन गैस, लेकिन तनु नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो अभी क्या करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और मैग्नीशियम और अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। कौन? मैग्नीशियम। जब नाइट्रिक अम्ल से करेगा तब मैग्नीशियम अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। लेकिन इथाइल आयोडाइड और इथाइल ब्रोमाइड सभी क्या करेगा तो क्या बनेगा? नाइट्रिक अम्ल से तो बनाया मैग्नीशियम और अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन इथाइल आयोडाइड इथाइल ब्रोमाइड से अभिक्रिया करके किसके उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। ईथर है तो इथाइल
आयोडाइड ब्रोमाइड, आयोडाइड ब्रोमाइड। शुष्क ईथर से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, तो इथाइल है, इथाइल बनेगा, और मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम। आयोडाइड बनेगा और ब्रोमाइड बनेगा, आयोडाइड है तो आयोडाइड बनेगा, और एक ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड बनेगा। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड ब्रोमाइड, या आयोडाइड की जगह ब्रोमाइड रहेगा। आयोडाइड रहेगा तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में आयोडाइड बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब ब्रोमाइड रहेगा तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की जगह पर ब्रोमाइड बनेगा, ब्रोमाइड। इसी को बोला जाता है ग्रीगनाड प्रतिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया का हो या इसी को कहा इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ब्रोमाइड, तो क्या बोलते हैं, ग्रीगनाड प्रतिकारक कहते हैं, ग्रीगनाड प्रतिकारक। नेक्स्ट, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम। तो नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम अभिक्रिया करा तो नाइट्रोजन से तो मैग्नीशियम ही बनेगा, लेकिन नाइट्राइड के रूप में मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, नाइट्राइड। नाइट्रोजन से नाइट्राइड बनेगा, नाइट्राइड। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं रासायनिक गुण। मैग्नीशियम का निष्कर्षण देख लिया कार्नाइट विधि से, KCl MgCl2 6H2 है ना। भौतिक गुण देख लिया, दौनांक 650, कौर्णांक 110, अपेक्षिक घनत्व 1.75 होता है। तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, रासायनिक गुण देख रहे हैं। तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है। अभी देखें क्षार से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है ना। तनु अम्लों के साथ प्रक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट बनाता है। ये देखें अभी हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम जब या इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करेगा तो आयोडाइड है तो इथाइल आयोडाइड बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा। देखिए प्रतिक्रिया का इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बनेगा जी। इथाइल आयोडाइड या ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करेगा तो करके इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। इसी को बोला जाता है ग्रीगनाड प्रतिकारक कहते हुए। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, नाइट्राइड। नाइट्रोजन से हो जाएगा सीधे नाइट्राइड। मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ कहाँ है यहाँ देखते हैं। मैग्नीशियम का उपयोग होता है फ्लैश लाइट रिबन में। फ्लैश लाइट रिबन देखते हैं, लाइट रिबन उसी में आपको काम आता है। हाँ, फ्लैश में काम आता है, मोबाइल के फ्लैश करने में, लाइट रिबन में। फोटोग्राफी में भी आता है मैग्नीशियम का प्रयोग, फोटोग्राफी, आतिशबाजी मतलब बम पटाखा बनने में। ग्रीगनाड विधि अभी देख हम लोग है ना, ग्रीगनाड प्रतिकारक में काम करता है। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड और ब्रोमाइड का बनाता है ग्रीगनाड प्रतिकारक। वही ग्रीगनाड प्रतिकारक बनाने में, ग्रीगनाड प्रतिकारक बनाने में मिश्र धातु का निर्माण में भी आता है। हम लोग क्या करते हैं उपयोग में, फ्लैश लाइट रिबन में, फोटोग्राफी में, आतिशबाजी में, ग्रीगनाड प्रतिकारक रूप में, ग्रीगनाड रूप में, मिश्र धातु के निर्माण में। कुछ मिश्र धातु इस प्रकार है ना। मैग्नीशियम की मिश्र धातु कौन कौन है, मिश्र धातु बनाने में काम आना तो कौन कौन है। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम कहेगा MgAl, एम से मैग्नीलियम, एम से मैग्नीलियम, मैग्नीलियम मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीलियम। Mg 2%, एल्युमिनियम 95%, MgAl, MgAl। इसका उपयोग होता है हवाई जहाज तराजू बनाने में। मैग्नीलियम हवाई जहाज तराजू मैग्नीलियम धातु का ही प्रयोग करते हैं, तो हल्का होता है इसलिए। ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम में भी आता है हवाई जहाज प्रेशर कुकर बनाने में, लेकिन ड्यूरेलियम में आता है एल्युमिनियम कॉपर, एल्युमिनियम के साथ कॉपर आता है। एल्युमिनियम कॉपर है ना। और आता है MgMn, एल्युमिनियम 95, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम रहता है 95%, ठीक ना। ड्यूरेलियम में एल्युमिनियम सबसे 95%, मैग्नीलियम में भी देख रहा है एल्युमिनियम 95%। इसका शॉर्ट याद कर लीजिए, Al से एल्युमिनियम, कॉपर, Mg मैग्नीशियम, और Mn होते हैं मैग्नीज, 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 एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीज, एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीज, मैग्नीशियम, मस मैग्नीशियम, मस मैग्नीज। तो एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज तीनों है, एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज। यही वाला मैग्नीशियम एल्युमिनियम मिला दीजिए, मैग्नीशियम एल्युमिनियम तो बन जाएगा मैग्नीलियम। इसी में कॉपर और मैग्नीज बन जाता है। कॉपर और मैग्नीज तो खाली एक्स्ट्रा जुटल है। ड्यूरेलियम का हो गया हवाई जहाज तराजू, यहाँ बनता है हवाई जहाज प्रेशर कुकर रहता है बनाने में, ड्यूरेलियम का प्रयोग, ड्यूरेलियम का प्रयोग कुकर बनाने में। इलेक्ट्रॉन का प्रयोग, इलेक्ट्रॉन है इसमें भी मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन बनाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग मैग्नीशियम का 95% होता है। इसी को याद कर लीजिए, बाकी सब ऐसे याद कर लीजिए। जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, MgZnCu, 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 AlCu, MgMn, MgZnCu। इलेक्ट्रॉन का प्रयोग MgZnCu। हवाई जहाज, मोटर, गाड़ी का जो ढांचा रहता है, ढांचा उसका इलेक्ट्रॉन का बनता है। इलेक्ट्रॉन मिश्र धातु है MgZnCu। मैग्नीलियम, वही मैग्नीलियम जिसमें रहता है मैग्नीलियम में MgAl।
जो हवाई जहाज तराजू बनाते हैं, वही मैग्नीशियम मिश्र धातु काफ़ी हल्का होता है। इसी कारण इसका उपयोग हवाई जहाज तराजू के निर्माण में आता है। हल्का होता है, इससे चलते हवाई जहाज तराजू बनाते हैं। MgAl का मैग्नीशियम हो गया। ड्यूराल्यूमिन का उपयोग देखते हैं, तो ड्यूराल्यूमिन को देखें हम लोग MgAl सब है, वैसे CuMn सब है, Al Cu MgMn। इसका भी उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में होता है। प्रेशर कुकर भी ड्यूराल्यूमिन का बनाता है। अभी देखें हम लोग यही ड्यूराल्यूमिन का भी प्रयोग Al Cu MgMn हवाई जहाज प्रेशर कुकर में होता है। इलेक्ट्रॉन का उपयोग भी हवाई जहाज मोटर गाड़ी का ढांचा बनाने में होता है। इलेक्ट्रॉन का सूत्र होता है MgZnCu। फ्लैश बल्बों में, फ्लैश जो बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा रहता है। जब फ्लैश बल्ब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन गैस में रहता है। नाइट्रोजन गैस में क्या रहता है, वायुमंडल में रहता है। वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रख दिया जाता है, मैग्नीशियम का तार रख दिया जाता है वायुमंडल में। ये चलते नाइट्रोजन गैस के कारण ही फ्लैश बल्ब जलता है। मैग्नीशियम का तार रखा जाता था कहाँ, तो वायुमंडल में। मैग्नीशियम के यौगिक कौन कौन होता है, तो मैग्नीशियम के यौगिक मैग्नीशिया है। मैग्नीशिया को है ना, मैग्नीशिया MgOH होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgOH का होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड OH, वो मैग्नीशिया कहा जाता है। हम कह सकते हैं मैग्नीशिया का सूत्र होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही कहा जाता है मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशियम MgOH को बोलते हैं मैग्नीशिया, यानी कि इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं मैग्नीशिया। यह हल्के श्वेत रंग का चूर्ण होता है। कैसा था, सब श्वेत है, ये है हल्के श्वेत रंग का चूर्ण है, जल में बहुत कम घुलनशील है। मैग्नीशियम को सोचेगा जल घुला दो तो कम घुलता है पानी में। यह प्रतिदीप्तशील प्रकाश उत्पन्न करता है। अब प्रतिदीप्तशील प्रकाश उत्पन्न करने के कारण इसका उपयोग फ्लैश बल्ब में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल जो रहता है, कौन सा वायुमंडल, नाइट्रोजन गैस का जो वायुमंडल है, वही वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है फ्लैश बल्ब के लिए, है ना। वही कह रहा है, इस चलते इसका प्रतिदीप्त प्रकाश उत्पन्न करता है। यह प्रतिदीप्त प्रकाश उत्पन्न करता है, चूँकि यह बहुत ऊंचे ताप पर द्रवित होता है। द्रवित कितना होता है, 650 डिग्री पर द्रव समता है। जो पीछे देखें लोग, है ना, 650 डिग्री पर इसका द्रवनांक कितना, 650 डिग्री द्रवनांक है मैग्नीशियम का, है ना। देखिए प्रतिदीप्त प्रकाश उत्पन्न करता है, चूँकि यह बहुत ऊंचे ताप पर द्रवित होता है। अतः इसे भट्ठों में इसका स्तर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, भट्ठा में स्तर इसलिए लगाया जाता है कि जल्दी पिघलेगा नहीं मैग्नीशियम धातु, ताकि इसका द्रवनांक है 650, जबकि भट्ठा में 650 डिग्री नहीं पहुंचेगा। इस चलते इसका प्रयोग भट्ठा में प्रयोग किया जाता है, आस्तर के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं मैग्नीशिया MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशिया कहा जाता है। श्वेत रंग का चूर्ण है, जल में बहुत कम घुलनशील है, प्रतिदीप्त प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए ऊंचे ताप पर द्रवित अवस्था में भट्ठों में अस्तर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों, ऊंचे ताप पर द्रव अवस्था में आता है इसलिए। अगला है मैग्नीशिया के बाद हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH खाली रहेगा तो मैग्नीशिया हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। MgOH यहाँ नहीं होगा जी, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड खाली ऑक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 श्वेत रंग का भी है, जल में अत्यंत अल्प घुलनशील, भी पानी में नहीं घुलता है, ना के बराबर। यह क्षार है, धातु तो क्षार होगा। शीरा से चीनी के निष्कासन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। जब शीरा और चीनी दोनों घुल जाता है, में चीनी और शीरा और चीनी दोनों एक जगह घुल गया, उसको दोनों का अलग करने में काम आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का प्रयोग। शीरा से चीनी के निष्कासन में काम आता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, है ना। पूछेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। म से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, म से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसका उपयोग दवाई के रूप में होता है, प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने में दवाई के रूप में आता है। जब पेट में अम्ल ज़्यादा रह जाता है उसी को दूर करने में आता है। क्यों, क्योंकि क्षार है और क्षार काम है जो अम्ल है उसको दूर कर देना। क्या कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, श्वेत रंग का पदार्थ है, जल में अल्प घुलनशील है, इसलिए क्षार है, एक क्षार है, और क्षार है तो अम्लता को भी दूर करता है। शीरा और चीनी के निष्कासन में काम आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल 2। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हो या MgOH का हो। अब चलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में देखते हैं हम लोग। क्या है, MgSO4 सल्फेट है तो SO4 लगभग करेगा, और मैग्नीशियम तो Mg लगभग करेगा, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट देखते हैं हम लोग आगे। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4
मैग्नीशियम सल्फेट प्रकृति में मिलता है, प्रकृति में इप्सोमाइट के रूप में मिलता है, इप्सम के गर्म झरना में पाया जाता है। पूछेगा मैग्नीशियम सल्फेट जगह मिलता है, इप्सोमाइट के रूप में मिलता है। तो इप्सोमाइट के रूप में तो मिलता है जरूर, इप्सोमाइट के रूप में मिलता है जरूर। कहाँ मिलता है? इप्सोमाइट के रूप में मिलता है। इप्सम के जो झरना है वही गर्म झरना में मिलता है। कैसा झरना है? इप्सम के गर्म झरने में पाया जाता है। अब इप्सम के गर्म झरना है, चलते इप्सम मिलता है, इप्सोमाइट के रूप में मिलता है। मैग्नीशियम सल्फेट किस रूप में मिलता है? इप्सोमाइट के रूप में। यह रंगहीन रवेदार ठोस पदार्थ है, कोई रंग का नहीं होता है, रंगहीन है और ठोस है। धातु तो ठोस होगा। इसका उपयोग कपास उद्योग में होता है। कहाँ का होता है? कपास के रूप में होता है उद्योग में, साबुन और पेंट उद्योग में आता है काम। ग्रिलो विधि, कौन सा विधि? ग्रिलो विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्लेटनीकृत MgSO4 का व्यवहार उत्प्रेरक रूप में होता है। कहने मतलब हुआ ग्रिलो विधि से हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, अम्ल कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सी विधि से? ग्रिलो विधि से। जब ग्रिलो विधि से हम लोग बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्लेटनीकृत MgSO4 का व्यवहार उत्प्रेरक रूप में करते हैं। पूछेगा ग्रिलो विधि से क्या बनता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? ग्रिलो विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो बनता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते समय उत्प्रेरक रूप में कौन काम करता है? तो प्लेटनीकृत MgSO4 का काम है उत्प्रेरक रूप में बनाना, काम करता है कौन? MgSO4 उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग दस्तावार है ना के रूप में होता है, साबुन पेंट कपास के रूप में भी होता है, कपास बनाने में, कपास के उद्योग में होता है, दस्तावार के रूप में होता है। मैग्नीशियम सल्फेट या इप्सम लवण एक यौगिक है। इप्सम लवण क्या है ना, एक यौगिक कहलाता है। क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नीशियम सल्फेट इप्सोमाइट के रूप में मिलता है, इप्सम के गर्म झरना में मिलता है। ये रंगीन ठोस रवेदार पदार्थ है, कपास उद्योग में आता है, साबुन पेंट उद्योग में भी बनता है। जब ग्रिलो विधि से हम लोग बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ग्रिलो विधि से क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अम्ल बनाने में प्लेटनीकृत MgSO4 का काम है उत्प्रेरक रूप में काम करता है MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट दस्तावार के रूप में होता भी, और इप्सम लवण भी एक प्रकार का मैग्नीशियम सल्फेट और इप्सम लवण दोनों के हैं, इसी को इप्सम लवण भी बोलते हैं जो यौगिक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट देखते हैं क्या है। मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नेसाइट और डोलोमाइट के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ऐसे नहीं मिलेगा, मैग्नेसाइट के रूप में मिलेगा और नहीं तो फिर डोलोमाइट के रूप में मिलेगा। पूछेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रकृति में किस रूप में मिलता है? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नेसाइट या डोलोमाइट के रूप में मिलेगा। मैग्नेसाइट या डोलोमाइट के रूप में मिलता है प्रकृति में। यह एक श्वेत ठोस पदार्थ है जो जल में घुलनशील है। देखिए इधर हम लोग जितना देखें कम घुलता है, लेकिन श्वेत ठोस पदार्थ भी है जो जल में घुलनशील है। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो मैग्नेसाइट या डोलोमाइट के रूप में मिलता है वो जल में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। यह मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग छपाई के स्याही में होता है। छपाई का जो स्याही रहता है इसमें भी काम आता है, दंत मंजन में भी काम आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग। चेहरा पर लगाने वाले जो पाउडर रहता है चेहरा पर, उसको बनाने में भी काम आता है। मैग्नीशियम एल्वा की तरह यह दवाई के रूप में उपयोग होता है। किस रूप में होता है? दवाई के रूप में उपयोग होता है। और दवाई के रूप में होता है तो किसके तरह? तो मैग्नीशियम एल्वा की तरह प्रयोग होता है दवाई के रूप में। पेट की अम्लता को दूर करने में होता है। देखिए पेट की अम्लता को दूर करने में एक और चीज़ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी काम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्ट कहता है, इसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं MgOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका भी काम है पेट की अम्लता को दूर करना, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट में? मैग्नेसाइट या डोलोमाइट के रूप में मिलता है, श्वेत ठोस पदार्थ है, इसे जल में घुल जाता है, छपाई की स्याही में काम आता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को देख रहे हैं ठीक ना, छपाई की स्याही में मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट छपाई की स्याही, दंत मंजन चेहरे पर लगाने वाले पाउडर होता है उस पर, है ना, चेहरा का जो पाउडर बनता है उसका बनाने में मैग्नीशियम एल्वा की तरह दवाई के रूप में होता है। और पेट की जो अम्लता रहता है उसको दूर कर देता है, अम्लता को दूर करने में मैग्नीशियम एल्वा, इसी की तरह मैग्नीशियम एल्वा की तरह दवाई के काम आता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी प्रयोग, ये दोनों दवाई में काम आता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का हो या मैग्नीशियम का हो एल्वा। मैग्नीशियम एल्वा को रासायनिक सूत्र हो गया MgOH का होल्ट, MgCO3 3H2, एक जल का 3 है, 3 गुण हो गया। MgOH का होल्ट MgCO3 3H2O, पेट की अम्लता को दूर करने में दवाई की तरह आता है। इसको भी है तब ने पेट की अम्लता को दूर करने में दोनों काम आता है। और पेट की अम्लता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है,
क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र MgOH का होल टू है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहता है। इसमें भी मैग्नीशियम एल्बा में भी MgOH का होल टू है, तो ये भी पेट की अम्लता को दूर करेगा। मैग्नीशियम एल्बा क्या है? MgOH का होल टू MgCO3 3H2 पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। एक एंटा एसिड है, एंटा एसिड। सोरेल सीमेंट देखते हैं। सोरेल सीमेंट क्या है? MgCl2 5MgO H2O को सोरेल सीमेंट कहते हैं। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम 13-26 परमाणु संख्या 13 होता है और परमाणु द्रव्यमान 26 होता है। एल्युमिनियम प्रकृति में एल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके यौगिक काफ़ी मात्रा में मिलता है, जिसके कारण स्वतंत्र अवस्था में एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। एल्युमिनियम का यौगिक बॉक्साइड के रूप में मिलेगा, बॉक्साइड के रूप में, कोरंडम के रूप में, डायवास्फर के रूप में, फेल्सपार, अब्रक, काओलिन, क्रायोलाइट के रूप में मिलता है एल्युमिनियम का। पूछेगा एल्युमिनियम के ऑक्साइड यौगिक किस रूप में मिलता है? बॉक्साइड के रूप में, कोरंडम, डायवास्फर, फेल्सपार, अब्रक, काओलिन, क्रायोलाइट के रूप में मिलता है। एल्युमिनियम भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है वाला धातु है। धातु के मामले में एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर मिलता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तीसरा तत्व। धातु में पहला स्थान, तत्व में तीसरा स्थान। तत्व में पहला स्थान किसका है? ऑक्सीजन का, जो मानव के शरीर में भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। फिर दूसरा स्थान सिलिकॉन आता है पृथ्वी पर, सिलिकॉन ओ साई आलो तत्व है। बॉक्साइड जो एल्युमिनियम का ही यौगिक है, अयस्क है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क माना जाता है, जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड के रूप में मिलता है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क जरूर है, लेकिन किस रूप में मिलता है? तो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड रहता है। यही जलयोजित ऑक्साइड के रूप में मिलता है। जलयोजित ऑक्साइड के रूप में बॉक्साइड मिलता है। चूँकि यह आवश्यक सर्वप्रथम फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान पर पाया गया था, इसलिए फ्रांस में एक जगह है बॉक्स में मिलने के कारण बॉक्साइड नाम दे दिया गया। इसलिए इस अयस्क का नाम बॉक्साइड रखा गया। तो क्या कहते हैं हम लोग? एल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह इसके यौगिक काफ़ी मात्रा मिलता है, जैसे बॉक्साइड मिलता है, कोरंडम, डायवास्फोर, फेल्सपार, अब्रक, काओलिन, क्रायोलाइट के रूप में मिलता है। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में है। धातु के मामले में पहला स्थान है, लेकिन तत्व के स्थान में तीसरा है। तो तत्व में तीसरा पहला कौन? ऑक्सीजन, सिलिकॉन के बाद आता है तीसरा एल्युमिनियम। बॉक्साइड एल्युमिनियम का ही अयस्क है, जो एल्युमिनियम के जलयोजित ऑक्साइड। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, जो जलयोजित ऑक्साइड के रूप में मिलता है। यह बॉक्साइड जलयोजित ऑक्साइड में मिलने के कारण बॉक्साइड फ्रांस की जगह है बॉक्स में खोजा गया था, इसके कारण बॉक्साइड नाम दे दिया गया। एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है? एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है, लेकिन विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत का अपघटन होता है, तभी यह एल्युमिनियम का बॉक्साइड का यानी कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइड जो मिलता है जलयोजित ऑक्साइड के रूप में, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, एल्यूमिना। पूछेगा बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। जलयोजित ऑक्साइड के रूप में मिलता है, लेकिन रासायनिक नाम पूछेगा तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। बॉक्साइड के वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट का उपयोग बॉक्साइड को कम ताप पर घुलने के लिए किया जाता है। पूछेगा बॉक्साइड के विद्युत अपघटन होता है, क्योंकि बॉक्साइड का निष्कर्षण इसी द्वारा होता है, विद्युत अपघटन से होता है। वही जब विद्युत का अपघटन होता है, वही कह रहा है बॉक्साइड के विद्युत अपघटन में किसको मिलाते हैं? क्रायोलाइट को मिला जाता है। क्यों मिला जाता है? क्योंकि बॉक्साइड को कम ताप पर ही घुलाने के लिए किया जाता है। अगर क्रायोलाइट नहीं डालेंगे तो बॉक्साइड को बहुत अधिक तापमान चाहिए, तब जाके पिघलेगा। इसलिए क्रायोलाइट डाल दिया जाता है, कम ताप पर ही पिघला देता है बॉक्साइड को, एल्युमिनियम को। क्यों? क्योंकि क्रायोलाइट है जो पिघलाने का काम करता है। क्रायोलाइट कम ताप पर पिघला देता है क्रायोलाइट बॉक्साइड को। तो क्या कहता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइड से के अयस्क विद्युत अपघटन विधि द्वारा तैयार किया जाता है, और विद्युत अपघटन होता है, इसमें बॉक्साइड को पिघलाने के लिए क्रायोलाइट का मिला जाता है। क्रायोलाइट बॉक्साइड का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। बॉक्साइड को
जब निष्कासन होता है उस समय अपघटन में क्रायोलाइट को मिलाया जाता है ताकि कम ताप पर बॉक्साइट पिघल जाए क्रायोलाइट द्वारा। एल्युमिनियम के भौतिक गुण दिक्कत नहीं है, चांदी के समान चमकीला होता है एल्युमिनियम। दौड़ांक देखा जाए 659.8 लगभग 650 बोल सकते हैं। पूछेगा एल्युमिनियम का दौड़ांक कितना है, 650 डिग्री सी। क्वथनांक आपको 2200 सोच लीजिए, 2200 डिग्री सी इसका क्वथनांक है, 2200 डिग्री क्वथनांक। गुरुत्व तो पूछेगा, एल्युमिनियम का गुरुत्व 2.7 होता है, गुरुत्व कितना है 2.7। यह उष्मा और विद्युत का सुचालक है, आघातवर्धक और तन्य धातु है। क्या क्या देखें, चमकीला होता है एल्युमिनियम, चांदी की तरह चमकीला। दौड़ांक इसका 650 डिग्री सी और क्वथनांक इसका 2200 डिग्री सी क्वथनांक है, 2200 डिग्री क्वथनांक। विशिष्ट गुरुत्व पूछेगा तो 2.7 डिग्री 2.7 विशिष्ट गुरुत्व है। यह उष्मा का विद्युत का सुचालक, आघातवर्धक और तन्य धातु माना जाता है। रासायनिक गुण, एल्युमिनियम के रासायनिक गुण देखा जाए तो एल्युमिनियम जो है तनु सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुल जाता है। किसमें घुलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलेगा एल्युमिनियम तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलेगा ना तो हाइड्रोजन गैस देगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन गैस देता है। और साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, ये नहीं याद करना है, एल्युमिनियम क्लोराइड याद करना है, क्योंकि एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम लगना ही रहेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा कब, जब हाइड्रोक्लोरिक में घुलेगा तो हाइड्रोजन निकल गया, बचेगा क्लोरीन तो क्लोराइड बनाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है और धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। लेकिन यही सल्फ्यूरिक अम्ल से केवल अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस, लेकिन यही तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करेगा एल्युमिनियम को तो एल्युमिनियम तरह करेगा सल्फेट है तो सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट और SO2 गैस निकला। क्यों, सल्फेट से सल्फेट बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और SO2 गैस भी निकलेगा। कब, जब सल्फ्यूरिक अम्ल से एल्युमिनियम अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा और गर्म करने पर धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस, गर्म करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट और प्लस में SO2 गैस देता है, हाइड्रोजन भी और SO2 गैस दोनों देता है। एल्युमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो घोल करके एल्युमिनियम ऐसे घुलता है, किसमें घुलता है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुल करके एल्युमिनियम लवण बनाता है और एल्यूमिनेट है जी, एल्यूमिनेट लवण बनाता है। एल्यूमिनेट लवण बना करके हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाता है। यही एल्युमिनियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो हाइलाइट बनेगा, हाइलाइट बनेगा। और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम नाइट्रोजन से कर रहा था, नाइट्रोजन से एल्युमिनियम में रहेगा, लेकिन नाइट्राइड बनेगा, नाइट्राइड। क्या करते हैं हम लोग ये देखें, तनु सांद्र हाइड्रोक्लोरिक में घुलता है तो हाइड्रोक्लोरिक में हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन गैस देता है और साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस निकल गया, क्लोरीन से क्लोराइड बना देता है। फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, धीरे धीरे करेगा तो हाइड्रोजन गैस, और जब इसको धीरे धीरे नहीं करना है, स्पीड में कराना है तो गर्म कर दो। सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करने पर तेजी से अभिक्रिया होगा और एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। सल्फेट के अलावा SO2 गैस भी बाहर निकल जाता है बाहर। यही एल्युमिनियम को सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड घोल में घुला देते हैं, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुलाते हैं। घुलाने पर एल्यूमिनेट लवण बनाता है और साथ में एल्यूमिनेट लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस भी देता है। हाइड्रोजन से संयोग करता है तो हाइलाइट बनाता है। एल्युमिनियम जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है, हाइलाइट। और नाइट्रोजन से संयोग करेगा तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा, नाइट्रोजन से नाइट्राइड बनेगा, नाइट्राइड। वही चीज़ यहाँ है, रासायनिक गुण देख रहे हैं एल्युमिनियम के रासायनिक गुण। तनु या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घुलता है तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक है तो हाइड्रोजन गैस देता है, एवं एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है और साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, अभी देखें। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, तो यह हाइड्रोजन गैस देता है। जब इसी को संतृप्त सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म कर देते हैं, धीरे धीरे अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस, जब गर्म करते हैं, गर्म किए जाने पर एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है और साथ में SO2 गैस देता है, अभी देखें। फिर है सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगा रहेगा। सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से में घुलता है तो एल्यूमिनेट लवण बनाता है, H2S गैस बाहर निकलता है। यह हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो हाइलाइट बनेगा और नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो नाइट्राइड बनेगा, लेकिन एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे एल्युमिनियम के उपयोग कहाँ होता है। एल्युमिनियम के और इसके मिश्र धातु जितना है सभी को वायुयान में भी प्रयोग होता है, मोटर बनाने में भी देखते हैं। पीछे देखें हम लोग, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है हवाई जहाज और मोटर गाड़ी का जो ढांचा होता है
है ना। इलेक्ट्रॉन का भी प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉन आता है मैग्नीशियम में, किसमें, मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम आता है सब। मैग्नीशियम का भी होता है मोटर, वायुयान मोटर बनाने में, और एल्युमिनियम का भी प्रयोग होता है। यह घरेलू बर्तन बनाने में भी प्रयुक्त होता है। तार विद्युत संचालन में प्रयुक्त होता है। लोहा, मैग्नीज आदि धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत करने में यह काम आता है। चाहे लोहा रहे और मैग्नीज रहे, Mn मैग्नीज, ये दोनों धातु है, लोहा और मैग्नीज के धातु है। ये दोनों के धातु को ऑक्साइड के रूप में अवकृत करने में आता है। लोहा मैग्नीज धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत करने में काम आता है। इसके पत्थर, एल्युमिनियम के जितना भी पत्थर है, पत्थर से मिठाई, सिगरेट आदि लपेटने में आता है ना। पत्थर से मिठाई, सिगरेट आदि को लपेटने में काम आता है। थर्मेट विधि द्वारा, कौन सा विधि, थर्मेट विधि द्वारा धातु के कुछ ऑक्साइड को धातु में अवकृत करने में प्रयुक्त होता है। पूछेगा कौन सा विधि द्वारा एल्युमिनियम करता है, क्या करता है, धातु के कुछ ऑक्साइड को धातु में अवकृत करना है। कौन सा विधि द्वारा धातु को ऑक्साइड करके अवकृत कर देता है। कौन सा विधि द्वारा, थर्मेट विधि द्वारा। और थर्मेट विधि द्वारा क्या होता है, धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत कर देता है। कौन सा धातु को अवकृत करता है, तो लोहा और मैग्नीज का करता है। हम लोग देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, एल्युमिनियम का उपयोग, एल्युमिनियम तथा इसमें धातु वायुयान मोटर बनाने में मैग्नीशियम की तरह, और घरेलू बर्तन बनाने में तार, एल्युमिनियम के जो तार रहता है विद्युत संचालन में होता है। लोहा मैग्नीज का प्रयोग धातु का ऑक्साइड के रूप में अवकृत करने के लिए और भी थर्मेट विधि द्वारा होता है। एल्युमिनियम के पत्थर से मिठाई और सिगरेट को लपेटने में काम आता है। मिश्र धातु देखा जाए, एल्युमिनियम ब्रांज है, ब्रांज, कॉपर एल्युमिनियम रहता है ना। कॉपर एल्युमिनियम ब्रांज लगल रहेगा CuAl, तो कॉपर ज़्यादा रहता है 90% कॉपर रहता है, 10% एल्युमिनियम हो गया। CuAl ब्रांज यही लगा रहेगा CuAl। ब्रांज, ब से बर्तन, सिक्का के निर्माण होता है। बर्तन और सिक्का जो होता है एल्युमिनियम ब्रांज से बनता है। कॉपर CuAl। मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम नाम से पता चलता है कि वायुयान निर्माण में, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ है मैग्नीशियम, मिश्र धातु आता है, इसमें भी मैग्नीशियम रहता है ना। एल्युमिनियम रहता है हवाई जहाज तराजू बनाने में। ड्यूरेलियम का प्रयोग होता है हवाई जहाज, प्रेशर कुकर। इलेक्ट्रॉन जनरेटर है हवाई जहाज, मोटर बनाने में, मोटर गाड़ी के ढांचा बनाने में। वही इस मैग्नीशियम में मैग्नीशियम भी रहता है, एल्युमिनियम रहता है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा रहता है, 95 से 96% वायुयान के निर्माण में। हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम के तराजू भी बनता है, ठीक है। Mg Al Cu Fe। निकल का होता है, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है, कॉपर 4%, निकल 1%। नहीं से निकल और निकेल कम है। निकेल एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है, AlCuNi निकेल का हो गया, वायुयान निर्माण होता है। ड्यूरेलुमिन का भी प्रयोग देखिए, ड्यूरेलुमिन का भी प्रयोग होता है CuMnMgAl, है ना। कॉपर 4, मैग्नीशियम 0.5, मैग्नीज होगा 0.5, मैग्नीशियम 0.5, मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों बराबर है। एल्युमिनियम 95, तो ज़्यादा महत्व एल्युमिनियम का है, 95%। इसका होता है ड्यूरेलुमिन का होता है CuMnMgAl। प्रेशर कुकर, वायुयान आदि निर्माण में CuMnMgAl। एल्युमिनियम के यौगिक बताना है। एल्युमिनियम के यौगिक, एल्युमिनियम क्लोराइड के यौगिक, यह उत्प्रेरक रूप में फ्रीड क्राफ्ट प्रतिक्रिया में व्यापक तौर पर होता है। पूछेगा एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग क्या होता है। पहले ये तो समझिए, एल्युमिनियम तनु सांद्र, एल्युमिनियम जब एल्युमिनियम तनु सांद्र या हाइड्रोक्लोरिक में घुलता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक में घुलेगा तो हाइड्रोजन गैस का, और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। यही एल्युमिनियम क्लोराइड का हम लोग पढ़ते हैं। वही एल्युमिनियम जब क्लोरिक अम्ल में घुलता है तो हाइड्रोजन गैस भी देता है, और साथ में एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। वही क्लोराइड बनाता है जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक से भी क्या करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। वही एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं। इसका उपयोग उत्प्रेरक रूप में होता है। किस रूप में होता है, उत्प्रेरक रूप में होता है। उत्प्रेरक रूप में तो होता है फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया में होता है। उत्प्रेरक रूप में तो होता है, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया में व्यापक तौर पर होता है। यह गैसोलीन के उत्पादन में भी उत्प्रेरक रूप में प्रयुक्त होता है। गैसोलीन में भी जब उत्पादन करना है तो एल्युमिनियम क्लोराइड का ही प्रयोग करते हैं। गैसोलीन में भी उत्पादन में भी, पेट्रोलियम के भंजन में अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। पूछेगा जब पेट्रोलियम का भंजन होता है उसमें अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है, तो पूछेगा एल्युमिनियम क्लोराइड का प्रयोग कहाँ होता है, उत्प्रेरक रूप में होता है।
और उत्प्रेरक रूप में होता है तो किस रूप में होता है? फ्रीडल क्राफ्ट ग्रुप में, फ्रीडल क्राफ्ट ग्रुप में। और गैसोलीन उत्पादन में काम आता है। गैसोलीन भी उत्प्रेरक के द्वारा होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। और पेट्रोलियम के भंजन में भी काम आता है। नेक्स्ट एल्यूमिना। एल्यूमिना एल्यूमिना देखते हैं। एल्यूमिना प्रकृति में बॉक्साइड, कोरंडम, नीलम आदि कई रूपों में पाया जाता है। पूछेगा बॉक्साइड के रूप में भी मिल सकता है। एल्यूमिना किस किस रूप में मिल सकता है? एल्यूमिनियम का ही यौगिक है एल्यूमिना। बॉक्साइड के रूप में भी मिल सकता है ना। कोरंडम के रूप में भी मिल सकता है एल्यूमिना। नीलम, नीलम, बॉक्साइड, बॉक्साइड, नीलम, कोरंडम, नीलम, बॉक्साइड, बॉक्साइड, कोरंडम, कोरंडम, नीलम के रूप में मिलता है एल्यूमिना। बड़े पैमाने पर यह बॉक्साइड अयस्क के रूप में तैयार होता है। बड़े पैमाने पर पूछा जाता है बॉक्साइड अयस्क के रूप में होता है। यह सफ़ेद बेरवेदार चूर्ण होता है। कैसा था? सफ़ेद बेरवेदार चूर्ण होता है जो जल में घुलनशील है। पूछा जल में एल्यूमिनियम तो घुलता नहीं है, लेकिन जब सफ़ेद बेरवेदार चूर्ण के रूप में होता है तो जल में घुल जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिना जल में घुलनशील है। एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जब एल्यूमिनियम भी उभयधर्मी ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम का यौगिक एल्यूमिना भी उभयधर्मी यौगिक ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अतः यह अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। इसका उपयोग कृत्रिम रत्न बनाने में, कृत्रिम है ना, एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है कृत्रिम रत्न बनाने में काम आता है ना। एल्यूमिनियम धातु बनाने में भी काम आता है। एल्यूमिनियम धातु जब बनता है उसमें भी एल्यूमिना का ही प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है एल्यूमिनियम धातु बनाने में। एल्यूमिनियम के अन्य लवण के निर्माण में उत्प्रेरक रूप में भी होता है। हालांकि उत्प्रेरक रूप में एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी प्रयोग होता है फ्रीडल कास्ट के रूप में और गैसोलीन उत्पादन में। लेकिन एल्यूमिना का भी प्रयोग उत्प्रेरक रूप में होता है तथा भट्टियों में अस्तर लगाने में काम आता है। हालांकि भट्टी के अस्तर में मैग्नीशियम का भी प्रयोग करते हैं। भट्टियों में अस्तर के रूप में मैग्नीशियम और एल्यूमिना भट्टियों में अस्तर के रूप में काम में आता है। तो क्या कहता है कि एल्यूमिना का प्रयोग बॉक्साइड के रूप में, कोरंडम के रूप में, नीलम के रूप में मिलता है। बॉक्साइड के रूप में मिलता है तो बड़े पैमाने पर बॉक्साइड अयस्क के रूप में तैयार किया जाता है। ये सफ़ेद बेरवेदार चूर्ण होता है जो जल में घुलनशील है। उभयधर्मी ऑक्साइड है एल्यूमिना, है ना। अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, इसलिए कृत्रिम रत्न बनाने में काम आता है एल्यूमिना का प्रयोग। तो जब एल्यूमिनियम का कौन सा यौगिक है जो कृत्रिम रत्न बनाने में काम आता है? कृत्रिम रत्न बनाने में एल्यूमिना का प्रयोग आता है। एल्यूमिनियम धातु बनाने में भी काम आता है। एल्यूमिनियम का लवण के निर्माण में भी आता है, उत्प्रेरक रूप में होता है और भट्टी में अस्तर लगाने में काम आता है एल्यूमिना का प्रयोग। पोटासियम देखते हैं। पोटासियम क्या है? तो पोटासियम, ये पोटासियम का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम है? पोटासियम है तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसका रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम है तो K2 रहेगा, K2SO4। पोटेशियम है तो K2SO4 रहेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट है तो Al2SO4 का होल 3 या होल ट्वाइज, Al2SO4 का होल 3 24H2। पूछेगा पोटेशियम एलम का रासायनिक सूत्र नाम बताइए। पोटेशियम है तो पोटेशियम रहेगा, एलम का जगह एल्यूमिनियम सल्फेट रासायनिक नाम हो गया पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। लेकिन इसका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट पोटासियम का रासायनिक नाम है। सूत्र बता दीजिए। K2SO4 Al2 K2L2। फर्क कितना है? K2SO4 लगा है, Al2 लगा है, देखो SO4 लगा रहेगा, लेकिन अंत में होल 3 रहेगा। Al2SO4 का होल 3 24H2 पानी के 24 अणु रहता है। यह द्विक लवण कहलाता है। कैसा लवण है? द्विक लवण कहलाता है। इसका पोटासियम क्या है? द्विक लवण है। इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने में होता है। पूछेगा रक्त प्रवाह को रोकने में किसका प्रयोग होता है? तो पोटासियम का प्रयोग होता है। कागज, चमड़ा उद्योग में भी होता है। जल को मृदु बनाने में भी काम आता है। हालांकि जल को मृदु बनाने में हम लोग बोरेक्स या सुहागा का भी प्रयोग होता है। जल को मृदु बनाने में बोरेक्स या सुहागा, जो सोडियम का ही अयस्क माना जाता है। किसका? सोडियम का अयस्क है बोरेक्स या सुहागा, इसका भी प्रयोग होता है जल को मृदु बनाने में। लेकिन जल को खरापन दूर करना है, खरापन दूर करने में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2 का प्रयोग होता है। धोने वाला सोडा का प्रयोग जल का खरापन दूर करने में। हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? पोटासियम के बारे में देख रहे थे। तो पोटासियम का है ना, जल को मृदु बनाने में आता है। और बोरेक्स सोडियम का ऑक्साइड यौगिक क्या है? बोरेक्स या सुहागा का भी प्रयोग देखें हम लोग जल को मृदु बनाने में। और पोटासियम का भी प्रयोग होता है जल को मृदु बनाने में। क्या कहते हैं? पोटासियम रासायनिक नाम हो गया पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। रासायनिक सूत्र हो गया K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2। द्विक लवण भी कहते हैं इसको। कौन सा लवण? द्विक लवण भी कहते हैं। रक्त प्रवाह के रोकने में भी काम आता है। कागज, कपड़ा उद्योग में भी होता है ना। बोरेक्स या सुहागा की तरह जल को मृदु बनाने में आता है। किसकी तरह? बोरेक्स या सुहागा की तरह जल को मृदु बनाने में आता है पोटासियम का। जल को खरापन दूर करना है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं।
अब चलते हैं एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, इसका रासायनिक नाम एल्युमिनियम कार्बाइड है। एल्युमिनियम कार्बाइड का एल्युमिनियम कार्बाइड नाम है Al2Al4C3। एल्युमिनियम कार्बाइड का रासायनिक नाम Al4C3 Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड हो गया। को मेथेनाइड भी कहते हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड को Al4C3 या मेथेनाइड कहते हैं। मेथेनाइड भी तीनों के नाम है। मेथेनाइड कार्बाइड है तो एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस बनता है। पूछेगा एल्युमिनियम कार्बाइड है ना, तो हाँ, इस पर जल डाल दीजिएगा एल्युमिनियम कार्बाइड पर, यानी कि Al4C3 का हो या मेथेनाइड का ही, मेथेनाइड पर या एल्युमिनियम कार्बाइड पर या Al4C3 पर, इस पर जल डालिएगा। जल डालने पर मीथेन गैस देता है, मीथेन गैस। इसलिए एल्युमिनियम कार्बाइड का प्रयोग मीथेन गैस का प्रयोग होता है फल पकाने में। ऐसे कार्बाइड का प्रयोग फल पकाने में पानी डालने पर मीथेन गैस देता है। यहाँ एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम कार्बाइड से मीथेन गैस भी बनता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को आधा बनाने में, आधा करने का मतलब कि जब कहीं आग लग गया उस समय कपड़ा कौन सी चीज़ का बना रहता है जो जलता नहीं जल्दी, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करता है। हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं कपड़ों को आधा बनाने में। कपड़ों का आधा बनाने में काम आता है। जल रोधी कपड़ा तैयार करने में भी आता है, पानी में जल्दी भीगेगा नहीं, है ना। और किस चीज़ में आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, क्या सूत्र है, AlOH का होल 3, AlOH का होल 3, AlOH का होल 3 का प्रयोग करते हैं। पूछे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कपड़ा का आधा बनाने में, जल रोधी कपड़ा तैयार करने में, और इसका रासायनिक सूत्र AlOH का होल 3 नाम है। एल्युमिनियम सल्फेट क्या है, इसका रासायनिक नाम Al2SO4 का होल 3 18H2 है। इसी को हेयर साल्ट भी बोलते हैं, हेयर साल्ट। जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड को मेथेनाइड बोलते थे, एल्युमिनियम कार्बाइड को मेथेनाइड, जो मीथेन गैस देता है, इसलिए मीथेन गैस देने के कारण मेथेनाइड बोला जाता है। उसी प्रकार एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक नाम है Al2SO4 का होल 3 18H2। इसी को हेयर साल्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हेयर साल्ट बोला जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग कपड़ों के छपाई, जब कपड़ा का छपाई होता है उसमें भी काम आता है, रंगाई में भी काम आता है, और रंग बंधक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग फिटकरी बनाने में भी होता है। इसलिए फिटकरी के फॉर्मूला देखिए, ओकरों में Al2SO4 का होल 3 रहेगा। ये देखिए पोटासियम ये फिटकरी है ना। देखिए K2SO4 Al2 मिल गया ना, Al2SO4 का होल 3 24H2 पोटासियम में फिटकरी है, इसी में भी Al2SO4 का होल 3 है। वही एल्युमिनियम सल्फेट है, इसमें भी Al2SO4 का होल 3 है और 18H2 इसमें, जल का अणु 18 है, इसलिए फिटकरी बनाने में काम आता है। क्या कहता है एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग, इसका रासायनिक नाम Al2SO4 का होल 3 18H2 है, इसलिए इसे हेयर साल्ट कहते हैं। हेयर साल्ट के साथ Al2SO4 होल 3 आपको पोटासियम में भी मिलता है, इस कारण हेयर साल्ट के साथ साथ फिटकरी बनाने में भी काम आता है। अब कहा होता है कपड़ा के छपाई रंगाई में रंग बंधक रूप में आता है एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग। कैल्शियम के बारे में देखते हैं हम लोग। सेक्शन डी, कैल्शियम धातु। कैल्शियम धातु के परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या देखा जाए तो परमाणु संख्या इसका होता है कैल्शियम के 20 और द्रव्यमान संख्या 40। 20 दूनी 40 होता है ना। कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, अभी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। किस रूप में मिलता है, तो कार्बोनेट के रूप में मिलेगा कैल्शियम। कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड, सिलिकेट आदि यौगिकों के रूप में प्रकृति में विस्तृत रूप से पाया जाता है। पूछेगा कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है कि नहीं, तो नहीं मिलता है। तो किस रूप में मिलता है, कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड, सिलिकेट के यौगिक के रूप में मिलता है। कैल्शियम जो है कि यौगिक जितना भी है पृथ्वी की परत पर 3.5% यानी कि 3.5% 3.5% मात्रा में उपस्थित है। पूछेगा कैल्शियम के यौगिक पृथ्वी पर कितना है, 3.5% है। कैल्शियम हड्डियों, अंडे के छिलका, शंख में, खास करके शंख मोलास्का समुदाय के प्राणी में आता है। मोलास्का समुदाय के प्राणी में आता है शंख, उसी का मुख्य अवयव माना जाता है कैल्शियम। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है कैल्शियम है। कैल्शियम देखा जाए यहाँ पर है ना, एल्किन अर्थ मेटल धातु है, क्षारीय मेटल धातु में आता है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो 20 दूनी 40 है।
हड्डी में, मोलास्का में, शंख में और दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। कैल्शियम के यौगिक जितना भी है सब के सब पृथ्वी पर 3.5% मात्रा में मिलता है। हम लोग देख रहे हैं 3.5% मात्रा में मिलता है। क्या कहते हैं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड के रूप में मिलता है, सिलिकेट के रूप में मिलता है। यह कैल्शियम के यौगिक जितना है सब पृथ्वी के परत पर कितना है, तो पृथ्वी के परत पर 3.5% में उपस्थित है। कैल्शियम हड्डी में, अंडे के जो छिलका है उसमें भी, शंख जो मोलास्का समुदाय के प्राणी में, इसमें भी ज़्यादा मिलता है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है कैल्शियम, इसलिए हड्डी मजबूत करना है तो दूध पीना चाहिए। कैल्शियम का निष्कर्षण, कैल्शियम धातु का निष्कर्षण द्रवित कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड मिश्र धातु के अपघटन, वैद्युत अपघटन से किया जाता है। पूछेगा कैल्शियम धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, तो द्रव वाला कैल्शियम क्लोराइड रहता है और द्रव वाला कैल्शियम के जगह पर, क्लोराइड की जगह पर कैल्शियम फ्लोराइड रहेगा। कैल्शियम फ्लोराइड, लेकिन तो कैल्शियम मिल गया, खाली केवल क्लोराइड और फ्लोराइड करना है कि मिश्रण का वैद्युत अपघटन से किया जाता है। क्लोराइड और फ्लोराइड के मिश्रण रहता है, इसी के वैद्युत अपघटन से निष्कर्षण किया जाता है। कैल्शियम फ्लोराइड, यही कैल्शियम फ्लोराइड ये वाला और कैल्शियम क्लोराइड ये वाला, दोनों के वैद्युत अपघटन होता है तो वैद्युत अपघटन से बनता है कैल्शियम का निष्कर्षण होता है। कैल्शियम के भौतिक गुण चांदी की तरह उजला होता है भी, है ना, सब चांदी की तरह ही है। उजला धातु तो उजला होकर करेगा। अन्य सामान्य धातु की अपेक्षा मुलायम होता है ना। सामान्य सबसे ज़्यादा मुलायम तो सोडियम होता है, लेकिन अन्य जितना धातु उससे भी मुलायम होता है कैल्शियम, परंतु शीशे की अपेक्षा कड़ा होता है। शीशा का अपेक्षा क्या होता है, कड़ा होता है, कड़ी है। दर्पणांक देखा जाए कैल्शियम का दर्पणांक 851 डिग्री सी पर द्रव अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक कितना है, 1439 डिग्री सी। दर्पणांक 851 डिग्री सी पर है और क्वथनांक कितना है, क्वथनांक 1439 या 1440 डिग्री सी है। अपेक्षिक घनत्व पूछेगा तो अपेक्षिक घनत्व 1.55 है। या नम है, अपेक्षिक घनत्व 1.55 है। नम और तन है, उष्मा और विद्युत के सूचक है। तो क्या कहते हैं हम लोग भौतिक गुण में, चांदी की तरह उजली है, मुलायम है, अन्य धातु की अपेक्षा मुलायम, परंतु शीशा की अपेक्षा में कड़ी है। दौरांक इसका 851 डिग्री सी है। क्वथनांक 1439 डिग्री सी है कैल्शियम का, 1439 डिग्री क्वथनांक है। और घनत्व पूछेगा 1.55 डिग्री सी है। नम, तन, उष्मा और विद्युत के सूचक है। रासायनिक गुण के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 दूनी 40। रासायनिक गुण देख रहे हैं। कैल्शियम अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है, और अम्ल से करेगा या तो फिर जल अपघटित करके हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल से जल अपघटित करके भी आपको हाइड्रोजन गैस देता है कैल्शियम जो है क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देता है, यही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। यानी हम कह सकते हैं कोई भी धातु अधातु से अभिक्रिया करेगा तो आइड बनाता, क्या बनाता, आइड। जैसे कैल्शियम क्या धातु है, हाइड्रोजन का धातु है, तो धातु अधातु दोनों मिलेगा तो आइड बनेगा। जैसे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन से हाइड्राइड बनेगा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता तो ऑक्साइड, आइड बनाया। नाइट्रोजन से नाइट्राइड, सल्फर से सल्फाइड, कार्बन से कार्बाइड, फास्फोरस से फास्फाइड बनेगा। अम्ल से कैल्शियम के रासायनिक गुण देख रहे हैं। अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, और जल को भी अपघटित करके हाइड्रोजन गैस देता है। चाहे अम्ल से रहे या जल को अपघटित करे, हाइड्रोजन गैस ही देगा, उत्पन्न करता है। क्षार के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। अभी देखें हम लोग, हाइड्रोजन से हाइड्राइड बनेगा, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन से नाइट्राइड, सल्फर से सल्फाइड, कार्बन से कार्बाइड, फास्फोरस फास्फाइड बनेगा। कैल्शियम का उपयोग एल्कोहल में होता है, सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जल को हटाने में। एल्कोहल में जब पानी की मात्रा इतना कम रहता है एकदम प्योर बनाना एल्कोहल, तो पानी को निकालना है, तो निकालने के लिए कैल्शियम का ही प्रयोग करते हैं। उस एल्कोहल में कैल्शियम डालिएगा तो पानी अपने आप खत्म हो जाता है, वही बात बोल रहा है। एल्कोहल में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जल को हटाने में कैल्शियम का उपयोग होता है। धातु के निष्कर्षण में उनमें सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि को हटाने में। कोई भी धातु का निष्कर्षण होता है, वो धातु के निष्कर्षण में बहुत कम मात्रा में सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजन भी रहता है। धातु में क्या रहता है, बहुत सारा चीज रहता है, कचरा उचरा, उस कचरा के रूप में रहता है नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये तीनों को हटाने में कैल्शियम का ही प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन को हटाने में। कैल्शियम के यौगिक कौन कौन है?
कैल्शियम के यौगिक CaO बोलते हैं इसको, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। पूछेगा कैल्शियम ऑक्साइड को CaO बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसी का एक और नाम है CaO को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। चूना है लेकिन बिना बुझा हुआ CaO, या चूना पत्थर भी बोलते हैं इसको। हालांकि चूना पत्थर को हम लोग है ना चूना पत्थर भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना या चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना तो बोलबे करते हैं, क्विकलाइम के नाम से भी जाना जाता है। यह उजला छिद्रयुक्त ठोस पदार्थ है। जब कैल्शियम उजला है तो कर यौगिक रह कर या थोड़ा नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम के नाम से जानते हैं। यह उजला छिद्रयुक्त ठोस पदार्थ है। यह दुर्गलनीय पदार्थ है। कैसा दुर्गलनीय है ना, यह जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है। दुर्गलनीय भी है, जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया भी करता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिणत हो जाता है। पूछे कैल्शियम ऑक्साइड किस में समा जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम में हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका उपयोग कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग शुष्क कारक रूप में होता है। शुष्क कारक रूप में निर्माण कार्यों में गारक रूप में होता है। शुष्क कारक गारक रूप में भी होता है। लाइम प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। किसमें, लाइम प्रकाश को करने में भी होता है। एक बार अच्छा, तो कैल्शियम हम लोग देखें कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में देखे थे। जल के साथ तीव्र गति से विक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है ना। इसका उपयोग शुष्क कारक रूप में होता है। इसका निर्माण कार्य में गारक रूप में भी होता है, गारक रूप में होता है। और लाइम प्रकाश होता है। इस लाइम प्रकाश को उत्पन्न करने में भी कैल्शियम ऑक्साइड का ही प्रयोग होता है। अनेक रासायनिक के निर्माण में भी होता है। तो क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो CO बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना पत्थर बोलते हैं। क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। यह उजला छिद्रयुक्त ठोस पदार्थ है। उजला भी है, छिद्रयुक्त भी है। दुर्गलनीय पदार्थ है। जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका उपयोग शुष्क कारक रूप में कार्यों में गारक रूप में होता है। और लाइम प्रकाश उत्पन्न करने में होता है। लाइम प्रकाश अनेक रसायन में होता है उपयोग। अब देखते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही कैल्शियम ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्साइड में। वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखते हैं। CaOH का होल 2 बोलते हैं इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH का होल 2। चूना का पानी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, चूने का पानी। और इसको बोलते हैं CO को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि चूना पत्थर बोलते हैं इसको। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, चूना का पानी भी बोलते हैं। बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। चूना का पानी कहिए या बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ चूना कहेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बोलते हैं, जिसको क्विकलाइम से नाम से जानते हैं। वो बिना बुझा हुआ हो गया। ये बुझा हुआ चूना है, जो चूना का पानी कहते हैं इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है CaOH का होल 2, चूना का पानी भी बोलते हैं इसको, या बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। कली चूना की प्रतिक्रिया के जल से कराने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। मैंने कहा है कली चूना रहेगा ना, इस पर कली चूना पर इसको पानी डाल दीजिए, पानी डालिएगा मैंने जल डालिएगा तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। पूछेगा बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूना पानी कैसे मिलता है, तो कली के चूना पर पानी डालिए, काला हो जाता है, बुझा हुआ चूना मिल जाएगा। यह एक उजला चूर्ण पदार्थ है। कैसा है, उजला चूर्ण पदार्थ है जो जल में बहुत कम घुलनशील है। जल में बहुत कम घुलता है। कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या शुष्क बुझे हुए चूने, ये बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझे हुए चूना जो कली के चूना पानी पर डालते हैं, तो कली के चूना पर डालते हैं पानी तो बुझा हुआ चूना मिलता है। यही शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर, किसके ऊपर, शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर पर क्लोरीन गैस प्रयोग करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। कहने को हुआ कली चूना पर जल डालिएगा तो बुझा हुआ चूना मिलेगा, लेकिन सब यही बुझा हुआ चूना कली चूना डालिएगा, कली चूना पर पानी डालिएगा तो बुझा हुआ चूना। यही बुझा हुआ चूना जब सूख जाएगा तो वही बात बोलता है। जब बुझा हुआ चूना शुष्क में बुझा हुआ और सूखा हुआ, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्राप्त कर देंगे, तब क्लोरीन गैस प्राप्त करिएगा ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। क्लोरीन गैस प्राप्त कीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाएगा, है ना। क्लोरीन गैस प्राप्त कीजिएगा जी तो ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा आपको। इसका उपयोग किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कोल गैस को शुद्ध करने में, किसके शुद्ध में, कोल गैस जो होता है उसको शुद्ध करने में, शीशा, ब्लीचिंग, है ना, पाउडर, वार्षिक कास्टिक सोडा,
गारा, अभी देखिए गारा के रूप में होता है फिर प्रयोग। गारे के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड एक्विप्लाम का भी प्रयोग हो रहा है गारे के रूप में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग हो रहा है आपको गारा के रूप में सीमेंट इत्यादि बनाने में तथा मकानों को सफेदी करने में काम आता है। तो क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, इसका सूत्र होता है ACOH, जिसको चूना पानी भी बोलते हैं, इसको चूना का पानी बुझा चूना कहते हैं। कली चूना देखे हैं तो हाँ, उस पर पानी डाल दीजिए, कली चूना पर पानी डालिएगा तो बुझा चूना मिल जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और यही बुझा चूना पर जब सूख जाएगा तो शुष्क अवस्था पर डालिएगा, कौची डालिएगा, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस प्राप्त करने पर ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कोल गैस को शुद्ध करने में, कोई भी कोल गैस है इसको शुद्ध कर दो, शीशा, ब्लीचिंग पाउडर बन ही रहा है, कैसे बन रहा है, क्लोरीन गैस प्राप्त करने में ब्लीचिंग पाउडर, वही ब्लीचिंग पाउडर कास्टिक सोडा, गारा सीमेंट बनाने में काम आता है। मकान में सफेदी करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं कैल्शियम क्लोराइड के रूप में देखते हैं। क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड थोड़ी मात्रा में समुद्र जल में मिलता है। कहाँ मिलता है, समुद्र जल में भी मिलता है थोड़ा मात्रा में। कैल्शियम क्लोराइड नमक की तरह, नमक ज़्यादा रहता है लेकिन कैल्शियम क्लोराइड थोड़ा सा कम मात्रा में मिलता है समुद्र जल में। यह एक रंगहीन पदार्थ है, रवेदार ठोस पदार्थ है, जिसके एक अणु में जल के 6 अणु रावकरण जल के रूप में रहता है ना। कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र जब लिखेगा उसमें 6 अणु जल के मिलेगा। यह अल्कोहल में घुलनशील होता है, जबकि यह घुल नहीं रहता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में कम घुलनशील था, बहुत कम घुलनशील, जबकि कैल्शियम क्लोराइड जो है जल के 6 अणु रहता है। इस कारण जल में भी घुलनशील होता है। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग जल शोषक पदार्थ, जल को शोषण में या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में होता है प्रयोग। इसका उपयोग हम हिम मिश्रण में भी होता है। किसमें, हिम मिश्रण में। क्या कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग समुद्री जल में मिलता है कम मात्रा में, रंगहीन है, रवेदार ठोस पदार्थ है, जल के 6 अणु रहता है। कितना, 6 अणु रहता है। जल और अल्कोहल दोनों में घुल जाता है और कम घुलनशील होता है, घुल ही जाता है। डिलिक्विस्केंट होता है। यह डिलिक्विस्केंट जल अशोषक पदार्थ है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हिम मिश्रण में भी काम आ जाता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग देखें हम लोग। विरंजक चूर्ण देखते हैं। विरंजक चूर्ण के बारे में देखते हैं हम लोग। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। किसका है, कैल्शियम का। जो कैल्शियम है इसी कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड कहता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर हमेशा कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसी को कहते हैं बुझाऊ चूना। इसी बुझे हुए चूना पर शुष्क जब सूखा हुआ रहता है बुझा चूना, इस पर क्लोरीन गैस, कौन सा गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बनता है विरंजक चूर्ण, जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसी को विरंजक चूर्ण को ही कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड या औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेक्सन क्लेवर विधि द्वारा किया जाता है। करेगा औद्योगिक पैमाने पर, जहाँ उद्योग है चलता होता है वहाँ पर विरंजक चूर्ण के बारे में। औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेक्सन क्लेवर विधि, कौन सा विधि, हेक्सन क्लेवर विधि द्वारा किया जाता है। यह ठोस बुझे हुए चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यहाँ पर भी देखें हम लोग, ठोस या सूखा हुआ बुझा हुआ चूना पर इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बनता है आपको विरंजक चूर्ण। वही करा, ठोस या सूखे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर बनाया जाता है। यह सफेद चूर्ण होता है। कैसा है, सफेद चूर्ण होता है, जिससे क्लोरीन गैस गंध निकलती है। कैसा है, ये सफेद चूर्ण है, ठीक है, सफेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन गैस गंध निकलती है। क्लोरीन गैस निकलती है, गैस इससे गंध निकलती है। यह एक अत्यंत अस्थायी यौगिक है। कैसा है, अस्थायी यौगिक। कैसा ये विरंजक चूर्ण अस्थायी यौगिक है, अत्यंत ही अस्थायी यौगिक है। इसका उपयोग कागज, कपड़ा के विरंजन में होता है। कागज के और कपड़ा के विरंजन में होता है। यह कीटाणुनाशक की तरह भी काम में लाया जाता है। कीटाणुनाशक देखते हैं उसका, उसी तरह कीटाणुनाशक की तरह काम में लाया जाता है। इसका उपयोग जल को संक्रमित रहित बनाने हेतु भी किया जाता है।
जल को संक्रमण रहित बनाना है, किसका प्रयोग करेगा? जल में बिरंजन चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर डालने से जल में कोई कीटाणु नहीं रहता है। तो क्या कहते हैं बिरंजन चूर्ण के बारे में? यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। यह औद्योगिक पैमाने पर हेसन क्लेवर विधि से बनता है। हेसन क्लेवर विधि से बनता है। ठोस बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो बन जाता है बुझा हुआ चूना बनता है, बिरंजन चूर्ण बनता है। क्लोरीन जैसी गंध निकलती है, क्योंकि क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है तब बिरंजन चूर्ण बनता है। इसलिए क्लोरीन गैस प्रभावित करने के कारण क्लोरीन गैस जैसा गंध निकलती है। यह अस्थायी यौगिक है। कैसा है? अस्थायी यौगिक माना जाता है इसको। इसका उपयोग कागज में और कपड़ा के विरंजन में होता है। यह कीटाणुनाशक की तरह कार्य करता है और जल को संक्रमण रहित बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, जिप्सम। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 को जिप्सम कहा जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। इस कैल्शियम को Ca सल्फेट के SO4 बोलते हैं। तो हो गया कैल्शियम सल्फेट CaSO4। खाली जल के 2H2O, जल के 2 अणु लगा दीजिए, बन जाएगा जिप्सम। ऐसे कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन जल के 2 अणु लगाते के साथ कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। इसका नाम हो गया रासायनिक सूत्र, जिसका नाम है जिप्सम कहते हैं। यह श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ। कैसा? श्वेत है, रवेदार ठोस पदार्थ है। इसका एक अणु में जल के 2 अणु रावण कण के रूप में रहता है। जल के 2 अणु है ना, है 120 डिग्री तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल देता है। जिप्सम अभी जिप्सम है, लेकिन जब 120 डिग्री पर इसको गर्म करते हैं, कितना डिग्री पर? 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। कब बदलेगा? जब 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तब। 120 डिग्री तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। जिप्सम का उपयोग पेरिस प्लास्टर बनाने में, अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में। कौन सा खाद? पेरिस प्लास्टर बनाने में, इसलिए कि प्लास्टर पेरिस बन ही रहा है, इसलिए पेरिस प्लास्टर बनाने में जहाँ हड्डी टूट जाता है तो वहाँ प्रयोग करते हैं। अमोनियम सल्फेट जो खाद होता है, इसको भी बनाने में काम आता है। अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में भी काम आता है जिप्सम का प्रयोग। क्या कहते हैं जिप्सम? जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। CaSO4 कहते हैं। इसमें जल के 2 अणु रहते हैं। यह श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ है, ठीक ना। 120 डिग्री तक गर्म करते हैं जिप्सम को तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। 120 डिग्री तक गर्म करते हैं तब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्रयोग होता है पेरिस प्लास्टर बनाने में, अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में भी काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। जिप्सम से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म करते हैं तो 120 डिग्री तक गर्म करिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग जब 120 डिग्री तक गर्म कीजिएगा जिप्सम में, तो कम पानी कितना? 2H2, पानी के 2 अणु, तो पानी उड़ेगा तो कितना बचेगा? आधा बचेगा, आधा पानी। 2 से है ना, समझिए कि 1.5 उड़ गया, तब कितना बचेगा? आधा पानी। इसका सूत्र होगा CaSO4 ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्ध जलीयोजित, अर्ध में आधा जल है, अर्ध जलीयोजित कैल्शियम सल्फेट का सामान्य तब पेरिस प्लास्टर कहते हैं। इसको पेरिस प्लास्टर कहते हैं। पेरिस है, प्लास्टर है, दोनों मिलकर के पेरिस प्लास्टर कहते हैं। यह एक सफेद चूर्ण है, क्योंकि जिप्सम भी क्या था? श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ था, इसलिए उसी से बना है पेरिस ऑफ प्लास्टर। यह भी क्या हो जाएगा? सफेद है। यह जल के साथ संयोग करता है, तब ना जल के साथ तीव्रता से संयोग करता है, अतः प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ताप उत्पन्न भी करता है। क्या करता है? जल के साथ प्रयोग संयोग करेगा तो जाहिर सी बात है तो ताप उत्पन्न कर करेगा, है ना जी। पेरिस प्लास्टर का उपयोग शल्य क्रिया में होता है, जहाँ पट्टी के रूप में होता है, डॉक्टर लोग करते हैं, हड्डी टूट जाता है तो। पेरिस प्लास्टर में मूर्तियाँ पेरिस और प्लास्टर से मूर्तियाँ भी बनता है, मूर्तियों का सांचा भी बनता है, ठीक ना। तो क्या कहते हैं हम लोग प्लास्टर पेरिस का? जब पेरिस जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री पर तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह अर्ध जलोजित है, आधा पानी है इसमें। यह सफ़ेद है, जल के साथ तीव्रता से संयोग करता है तो ताप उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग होता है डॉक्टर लोग करते हैं शल्य क्रिया में, पट्टी के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग मूर्ति और मूर्तियों के जो सांचा बनाने में काम आता है। सूत्र होता है प्लास्टर पेरिस का CaSO4 ½ H2O। छत की चिकनाई में भी काम आता है, ठीक है। छत की चिकनाई दीवार में भी पेंट करने में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलते हैं सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम
यह मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट तथा सल्फेट के मिश्रण को सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम कहते हैं। किसका किसका मिश्रण है? सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सल्फेट। मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट तथा सल्फेट के मिश्रण को बोला जाता है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। इसे फास्फोरस नामक खनिज पदार्थ तथा जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है। पूछेगा सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम कैसे बनता है? फास्फोराइट है जी, फास्फोराइट है। फास्फोराइट नामक खनिज पदार्थ है, इसी से बनता है। फास्फोराइट एक खनिज पदार्थ है, इसी से बनता है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, है ना। जानवरों के हड्डी में भी मिलता है। यह जल में घुलनशील है, जल में घुल जाता है, अतः इसे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेता है। जल में घुलने के कारण पौधे आसानी से ग्रहण कर लेता है इसको। इस कारण यह अच्छा उर्वरक माना जाता है, यह एक अच्छा उर्वरक माना जाता है। क्या कहते हैं? सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट तथा सल्फेट के मिश्रण है। फास्फोराइट नामक खनिज है, इसी से प्राप्त होता है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। फास्फोराइट खनिज से और जानवर के हड्डी में भी मिलता है, घुलनशील है, आसानी से पौधे ग्रहण कर लेते हैं। यह अच्छा उर्वरक माना जाता है क्योंकि पानी में घुल जाता है। कैल्शियम कार्बाइड हम लोग देखते हैं क्या है। कैल्शियम कार्बाइड रंग का ठोस पदार्थ है। यह सलेटी रंग जैसा कैसा है? यह एक सलेटी रंग के ठोस पदार्थ है, सलेट जैसा देखने में लगता है कैल्शियम कार्बाइड। इसे नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में 1200 डिग्री पर गर्म करने पर कैल्शियम साइनामाइड बनाते हैं, है ना जी। कितना डिग्री पर? कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन जहाँ रहेगा ना, नाइट्रोजन गैस, वहाँ पर ले जाओ। किसको ले जाएंगे? कैल्शियम कार्बाइड को। कहाँ ले जाना है कैल्शियम कार्बाइड को? नाइट्रोजन गैस में। वहाँ ले जाकर नाइट्रोजन गैस में वहाँ 1200 डिग्री सी तक, कितना? 1200 डिग्री सी तक गर्म करो। करिएगा नाइट्रोजन की उपस्थिति में 1200 डिग्री सी तक, तो कैल्शियम कार्बाइड है ना, तो बन जाएगा कौन चीज? कैल्शियम में रहेगा, लेकिन कार्बाइड की जगह साइनामाइड आ जाएगा। साइनामाइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम साइनामाइड बन जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा? एसिटिलीन गैस, जो कृत्रिम रूप से फल पकाने में काम आता है। कब? जल की प्रतिक्रिया कीजिएगा तब। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या कहते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बाइड यह सलेटी रंग जैसा है, सलेटी रंग जैसा है। नाइट्रोजन गैस के उपस्थिति में जलाइएगा कैल्शियम कार्बाइड को। कब गर्म कीजिएगा? तो 1200 डिग्री सी तक गर्म करने पड़ेगा, तब जाकर कैल्शियम में साइनामाइड बनेगा। साइनामाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कीजिएगा तो एसिटिलीन गैस बनाता है, एसिटिलीन गैस, जो कृत्रिम रूप से फल पकाने में काम आता है। लेकिन यहाँ कह रहा है, देखिए एल्यूमिनियम के बारे में है। एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड में क्या होता है? इसका सूत्र होगा Al4C3 को मेथेनाइड भी बोलते हैं। मेथेनाइड को ही बोला जाता है एल्यूमिनियम कार्बाइड। इस पर एल्यूमिनियम कार्बाइड ही एल्यूमिनियम लग रहा है कार्बाइड। इस पर जल की प्रतिक्रिया कीजिएगा ना, जल की प्रतिक्रिया, तो मेथेन गैस बनाता है। कौन सा? मेथेन। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर कीजिएगा तो जल की प्रतिक्रिया मेथेन गैस। लेकिन जब यही कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया कीजिएगा तो एसिटिलीन गैस बनता है, एसिटिलीन गैस। नाइट्रोलियम देखते हैं, नाइट्रोलियम क्या है? कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलियम कहते हैं। तो कैल्शियम साइनामाइड कैसे बनता है? यही कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के उपस्थिति में ले जाकर के, कहाँ? नाइट्रोजन के उपस्थिति में ले जाइएगा ना, वहाँ 1200 डिग्री सी तक गर्म करने पड़ेगा, तब जाकर कैल्शियम साइनामाइड बनेगा। यही कैल्शियम साइनामाइड को ही बोला जाता है नाइट्रोलियम कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के उपस्थिति में गर्म होता है, इसलिए नाइट्रोलियम कहते हैं। कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलियम कहते हैं। इसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, कुछ नहीं। कैल्शियम साइनामाइड का हो या नाइट्रोलियम का हो, बात एक है, इसका भी प्रयोग खाद के रूप में ही होता है। हाइड्रोलिथ क्या? हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्राइड को, किसको? हाइड्राइड को बोलते हैं हाइड्रोलिथ कहते हैं। कैल्शियम धातु को हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्राइड या हाइड्रोलिथ कहते हैं। कैल्शियम धातु है ना, तो उसको हाइड्रोजन के साथ गर्म कीजिए। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ गर्म कीजिएगा ना, तो कैल्शियम में बनेगा, लेकिन कैल्शियम हाइड्राइड का हो या हाइड्रोलिथ का, बात एक है। क्या कहते हैं कि हाइड्रोलिथ, कैल्शियम हाइड्राइड को ही बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोलिथ कहते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड कहिए या कैल्शियम हाइड्रोलिथ कहिए। कब? जब हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब बनता है। किसके उपस्थिति में? हाइड्रोजन की उपस्थिति में। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ यहाँ सवाल पूछेगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? यह प्रकृति में चूने पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में काफी मात्रा में पाया जाता है। किस रूप में रहता है? चूना पत्थर के रूप में भी मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर के रूप में भी मिल सकता है, खड़िया के रूप में भी मिल सकता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ यह डोलामाइट के रूप में भी पाया जाता है ना।
देख कैल्शियम कार्बोनेट चूने पत्थर के रूप में, संगमरमर के रूप में, खड़िया के रूप में या डोलामाइट के रूप में भी मिल सकता था। जब डोलामाइट के रूप में मिलेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ मिलेगा, जहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट रहेगा वहीं डोलामाइट के रूप में मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। यह एक जल उजला ठोस पदार्थ, कैसा उजला और ठोस पदार्थ है। यह जल में अघुलनशील है, मतलब जल में नहीं घुलता भाई, ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का प्रयोग दंत, हाँ यहाँ सवाल उठेगा, है ना। इसका प्रयोग क्या होता है, दंत मंजन में होता है। दंत मंजन में पाउडर पेस्ट बनाने में काम आता है, पाउडर और पेस्ट बनाने में काम आता है। यह दीवारों पर सफ़ेदी करने के काम आता है, दीवारों पर सफ़ेदी करने में भी काम आता है, ठीक ना। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी होता है, सीमेंट जहाँ रहेगा वहाँ पर भी उद्योग में भी काम आता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के चाहे चूने पत्थर के रूप में, संगमरमर के रूप में, खड़िया के रूप में भी मिलता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ जब खोजिएगा तो डोलामाइट के रूप में भी मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। यह उजला ठोस पदार्थ है, जल में नहीं घुलता है। ये दंतमंजन पाउडर पेस्ट बनाने में काम आता है। दीवारों पर जो सफ़ेदी होता है उसमें भी काम करने में आता है। सीमेंट उद्योग है उसमें भी, सीमेंट जहाँ उद्योग रहेगा वहाँ पर भी काम आता है कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग। कैल्शियम फॉस्फेट देख सकते, फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है CH3PO4 का होल 2 आज, CH3PO4 का होल 2, CH3PO4 का होल 2, CH3PO4 का होल 2। इसका प्रयोग भी टूथपेस्ट बनाने में काम आता है। दंतमंजन पाउडर पेस्ट बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का, दंतमंजन बनाने में। और टूथपेस्ट जो होता है, जो फेना देता है मुँह में लगाने के बाद, वो कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का टूथपेस्ट होता है। मैग्नीज के बारे में देखते हैं। एमएन मैग्नीज है। मैग्नीज का निष्कर्षण मुख्यतः पायरोलुसाइड से किया, किससे किया जाता है, पायरोलुसाइड नामक एसिड से किया जाता है। पूछेगा मैग्नीज का निष्कर्षण किससे करते हैं, तो पायरोलुसाइड से करते हैं। किससे करते हैं, पायरोलुसाइड इसका जो होता है इसी से करते हैं, पायरोलुसाइड से करते हैं। मैग्नीज के यौगिक बताइए, तो मैग्नीशियम का यौगिक मैग्नीशियम है, मैग्नीज। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट है। यह एक बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, कैसा है, बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस माना जाता है। लाल दवा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक पैमाने पर इसका उत्पादन मैग्नीज के अयस्क पायरोलुसाइड से करते हैं। किसे करते हैं, पायरोलुसाइड जो है मैग्नीज का अयस्क है, इसी से बहुत औद्योगिक उत्पादन होता है। वही कह रहा, औद्योगिक पैमाने पर इसका उत्पादन मैग्नीज के अयस्क पायरोलुसाइड से करते हैं। इसका रवा बैंगनी रंग का होता है, कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है, और बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। रवा बैंगनी रंग का होता है तथा उसमें धातु चमक होता है, धातु चमक भी पाया जाता है। ठोस धातु है तो धातु चमक रहबे करेगा। यह जल में साधारणतः विलय है, जल में घुल जाता है, ठीक ना। गुलाबी रंग का विलयन बनाता है, और गुलाबी बनाने के कारण इसको, गुलाबी रंग का रहने के कारण इसको बैंगनी रंग भी कहलाता है। इसे प्रबलता से गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है। इसे मैंने किस है, इसी को मैग्नीज को हम लोग गर्म करते हैं, कहाँ, प्रबलता से गर्म करने पर। किस पे गर्म कीजिएगा ना, तो पोटेशियम मैग्नेट बनेगा, पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है। पोटेशियम परमैंगनेट का विशिष्ट उपयोग आयतनीय विश्लेषण में ऑक्सीकारक रूप में होता है। आयतनीय विश्लेषण जब कहाँ होगा वहाँ पर ऑक्सीकारक रूप में काम आता है। कौन, मैग्नीज का प्रयोग कहाँ आता है, आयतनीय विश्लेषण में ऑक्सीकारक रूप में। कार्बनिक यौगिक में द्विबंधन की जांच में भी इसका उपयोग होता है। जहाँ कार्बनिक यौगिक रहता है वहाँ द्विबंधन का चेक करना है, द्विबंधन की जाँच में भी काम आ जाता है मैग्नीज का प्रयोग, द्विबंधनीय जाँच में। ऊनी, रेशमी एवं सूती कपड़ों के विरंजन तथा तेलों को रंगहीन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। ऊनी वस्त्र उसमें भी काम आता है, रेशमी में भी सूती कपड़ा रहता है, उसको विरंजन तथा व्यंजन करने में, तेल को रंगहीन बनाना है तो मैग्नीज का ही प्रयोग करता है। यह जल को कीटाणु रहित बनाता है, जल को कीटाणु रहित बनाता है। कैल्शियम भी नहीं देखते हम लोग, मैग्नीज के बारे में देखते हैं। पायरोलुसाइड नामक एसिड प्राप्त होता है। इसका यौगिक है पोटेशियम परमैंगनेट, बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, लाल दवा के नाम से भी जानते हैं इसको। इसका उत्पादन होता है पायरोलुसाइड से। रवा बैंगनी रंग का होता है, धातु चमक होता है, साधारण जल में विलय होता है और गुलाबी रंग बनाता है। ऐसे रंग बैंगनी होता है, गुलाबी रंग का बनाता है, जल में घुलता है तो। रवा बैंगनी रंग का होता है लेकिन जल में जब घुलेगा तो गुलाबी रंग बनाता है। गर्म कीजिएगा इसको, मैग्नीज को जब गर्म कीजिएगा तो पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है। और इसका प्रयोग आयतनीय विश्लेषण में ऑक्सीकारक रूप में होता है। किस रूप में होता है, ऑक्सीकारक रूप में होता है।
यह कार्बन के यौगिक द्विबंधन के जांच होता है, उसमें भी उपयोग होता है। द्विबंधनीय जांच में ऊनी रेशम सूती कपड़ा के व्यंजन में तथा तेल को रंगहीन बनाने में काम आता है। जल को कीटाणु रहित बनाता है। अब रही बात जल के कीटाणु के बारे में, तो मैंगनीज तो बनाबे करता है। पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बनाता है। कैल्शियम के यौगिक है आपको विरंजन चूर्ण, जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये भी जल को संक्रमण रहित बनाता है। जल को संक्रमण रहित बनाता है, विरंजक चूर्ण। और कैल्शियम का यौगिक विरंजक चूर्ण था। ये भी है मैंगनीज का यौगिक पोटेशियम परमैंगनेट। ये भी जल को कीटाणु रहित बनाता है। जल को कीटाणु रहित बनाता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड है आपके, ये मैंगनीज था। ये मैंगनीज के यौगिक है पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड कब, यही मैंगनीज को हम लोग है ना, यही मैंगनीज को हम लोग प्रबलता से गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट मिलता है। पोटेशियम मैग्नेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड भी बनता है। यही मैंगनीज डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड शुष्क सेलों में मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 विध्रुवक कार्य करता है। कहाँ प्रयोग होता है पूछेगा। मैंगनीज डाइऑक्साइड कहाँ प्रयोग होता है? सेल में, बैटरी में। इसका सेल में होता है प्रयोग, ठीक है, याद कर लेना। सेल में होता है और MnO2 रासायनिक सूत्र है और विध्रुव का कार्य करता है। क्या? विध्रुव का कार्य करता है। जीवित मानव जो शरीर है उसमें मैंगनीज सबसे कम पाया जाने वाला तत्व है। तो मैंगनीज सबसे कम मिलता है, ठीक है। मैंगनीज सबसे कम मिलता है, सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलता है।